तो कल क्लास की शुरुआत और उम्मीद है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिठाइयां मिल गई होगी। मैंने दिवाली वाले दिन है ना एक पीडीएफ भेजी थी मिठाई के साथ, तो कितनों ने वो पीडीएफ खोल कर देखी और कितनों ने उसके क्वेश्चन सॉल्व किया? मिली थी? चलो बहुत ही बढ़िया। दिव्या कैसे बेटा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, तुम अभी जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। चलो, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो? नहीं बेटा, ये लड़का पूर्ण रूप से सब कुछ भूल चुका है। ये बोला आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो? बेटा मैं बैंकिंग की तैयारी करवाता हूँ, बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करवाता हूँ, रेलवे की भर्ती निकलने वाली है जनवरी में, तो आओ जल्दी से हम पढ़ ले कुछ। चल, तो करते क्लास की शुरुआत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हमारी आखिरी क्लास। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें आपको सारी बातें बता दी थी, सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें बस एक बात बचती है, हम कहते हैं एलआर परिपथ। तो एलआर परिपथ मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, लेकिन एलआर परिपथ से एसएच को डायरेक्ट सवाल काफी समझ से आया नहीं है ना। और ये जो हमने आरसी परिपथ पढ़ा उसके जैसा ही है, जो हमने आरसी परिपथ पढ़ा था एक्जेक्टली उसके जैसा ही यहाँ पर एलआर परिपथ। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने देखा कि टाइम टी को 0 पर क्या होता है, टाइम अनंत पे क्या होता है, वगैरह सारी बातें इसमें भी होंगी। और इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर और एडी करंट या भंवर धाराएं। तो वो एडी करंट या भंवर धाराएं जो होता है वो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और इसके बाद में ट्रांसफार्मर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रांसफार्मर में कुछ लोग ट्रांसफार्मर को या कुछ टीचर इस चैप्टर में पढ़ाते थे, कुछ टीचर इसे एसी या अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें पढ़ाते हैं। मैं यही पढ़ा दूंगा आपको, मैं आपको यही पढ़ा दूंगा क्योंकि मेन कंसेप्ट जो उसका वो यहीं पर इसी चैप्टर में कवर होता है। तो ट्रांसफार्मर आज की क्लास का बेसिक जो हमारा मकसद है वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ आ गए सभी? बेटा इस संडे टेस्ट नहीं होगा, अगले संडे टेस्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा साथ ही साथ मैं ऐसा सोच रहा था कि कल YouTube पे 12 बजे एक रिवीजन क्लास रख ली जाए, हालांकि हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलती है तो उसमें तो नॉर्मली नहीं हो पाता है रिवीजन वगैरह। तो कल YouTube पर 12 बजे मेरी क्लास है। तो वैसे तो मैंने उसमें किरण प्रकाश को प्रकाशित शुरू किया था, लेकिन वो वाला चैप्टर मैं रोक दूंगा। और अगर आप लोग चाहे तो कल 12 बजे YouTube पर आ सकते हैं। उस क्लास में मैं आप लोगों को जितने चैप्टर हमने पढ़े क्लास 12 के अभी जितने चैप्टर पढ़ लिए उन सबके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। मतलब 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पढ़ लिए है, स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा और धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व। इन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर का, इन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा सीधे। तो उससे क्या होगा, उससे आपका थोड़ा रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। चलिए करें क्लास की शुरुआत। इस संडे टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और कुछ समझता किसी को? चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेलीग्राम पर मैं लिंक डाल दूंगा। हाँ, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले जो एलआर परिपथ में जो इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे एलआर परिपथ। एलआर परिपथ, एलआर परिपथ क्या होते हैं? जैसे हमने आरसी परिपथ पढ़ा था वैसे ही एलआर परिपथ होंगे। ठीक है, जैसे आरसी परिपथ पढ़ा था वैसे ही एलआर परिपथ होंगे। आपने एमपी में वोटिंग नहीं करी, नहीं बेटा वोटिंग करने और रुकते तो तुम्हारी क्लास दिक्कत हो जाती ना, तो तुम्हारा ज्यादा बड़ा गैप हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चला जाए। मतलब मुझे भी अफसोस है, लेकिन चिंता ना करो, अगले चुनाव में वोटिंग करने हम जरूर जाएंगे। एलआर परिपथ में क्या होता है? तो जैसे हमारे पास आरसी परिपथ था वैसे ही हमारे पास एलआर परिपथ होता है। मान के चलो यहाँ पर मेरे पास यह एक एल प्रेरकत्व है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है और इसमें लगी हुई है एक बैटरी। ठीक है, पहले स्विच बंद था और अचानक से मैंने स्विच को, मेरा स्विच खुला होता, अचानक मैंने स्विच को बंद किया। तो स्विच को जैसे ही बंद करूंगा तो इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब देखो, जब हमने कैपेसिटर या संधारित्र पढ़ा तो संधारित्र पहले क्या करता है? सर संधारित्र क्या करता है? संधारित्र पहले सारी धारा जाने देगा। याद है आपको टाइम टी को 0 वाली कहानी करी थी हमने, उसमें एक्जैक्ट बातें यहाँ पर भी करनी है। तो यहाँ पर यह एल जो है या आर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास संधारित्र था तो संधारित्र में क्या होता था? सर जैसे ही हमने स्विच बंद करा तो संधारित्र जो होता था वो पहले क्या करता था? पहले सर वो बोलता था कि मैं खाऊंगा, या पहले वो सारी धारा जाने देता था। क्या करता था? तो सर संधारित्र जो था वो संधारित्र क्या करता था? संधारित्र में यहाँ से पहले इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो यह पहले धारा से पूरी निकल जाती थी टाइम टी को 0 पर। याद है टाइम टी को 0 पर किसकी भांति व्यवहार करता था? तार की भांति व्यवहार करता था सर, और तार की भांति व्यवहार करता था पूरी धारा चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता था सर तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव आवेश आता था, नेगेटिव आवेश आ जाता था और अनंत समय बाद यह सर्किट को खोल देता था, अनंत समय बाद सर्किट को खोल देता था। अब प्रेरकत्व क्या करेगा ये सोचना होगा हमें, प्रेरकत्व क्या करेगा यह सोचना होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रेरकत्व जो होगा वह संधारित्र का उल्टा करता है। संधारित्र क्या करता है? उल्टा करता है। दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक पहले प्रकार के लोग जिनको जैसे ही कुछ मिलता है वो पहले सोचते हैं दूसरों को भी मैं थोड़ा दे दूं, दूसरों का भी भला कर दूं, और उसके बाद वो धीरे धीरे खुद का खाते जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग ये होते हैं कि जैसे ही सब कुछ मिले मैं पहले मैं खा जाऊं, मैं हड़प जाऊं, मेरा पेट भर जाए, फिर उसके बाद दूसरों के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो वैसे एक संधारित्र है और एक प्रेरकत्व है या एल है। तो एल हमें पता है सर, एल क्या करता है? एल एक्चुअली एल होता क्या है अगर आपको ध्यान हो ना, तो जब घर में आपने लड्डू बनाए, घर वालों ने आपको ऊपर चढ़ा के पंखे साफ करवाए, है ना, छत साफ करवाई और बहुत सारा काम करवाया, और उसके बाद में आपने बहुत सारे पटाखे फोड़े, है ना, कुछ लोगों ने रंगोली भी बनाई होगी। तो ये सब होने से पहले हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि सर यहाँ पर ये एल जो था वह जैसे ही इसमें धारा समय के साथ बढ़ती है तो यह एक विपरीत दिशा में बैटरी की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर धारा या जैसे ही यहाँ पर बैटरी या इसे बंद कर दोगे और उसके बाद में एकदम से धारा आई तो ये विपरीत दिशा में बैटरी व्यवहार करेगा, धीरे धीरे जैसे धारा कम हो जाएगी तो यह ई का मान भी कम होता जाएगा और अल्टीमेटली अनंत समय बाद यह एक तार के भांति व्यवहार करने लग जाएगा। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात हमें जो पता होना चाहिए कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्या होता है। तो सर टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर यह एक ओपन परिपथ की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पर यह बैटरी लगी होती है और अनंत समय बाद यह प्रेरकत्व जो है वह एक तार बन जाता है, प्रेरकत्व एक तार बन जाता है और यहाँ पर प्रतिरोध होता है और यहाँ पर इसकी बैटरी लगी होगी जो भी ई वोल्ट या वी वोल्ट की बैटरी हो। ठीक है, तो यह कुछ ऐसा होता है, यह संधारित्र का उल्टा होता है, ध्यान रखना, यह संधारित्र का उल्टा होता है। पहली बात। दूसरी बात कि इसमें धारा क्या लगता है आपको, समय के साथ बढ़ रही है या समय के साथ घट रही है। इसको सॉल्व कैसे करना होगा? वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम स्विच बंद करेंगे तो हमें इसमें पूरा केवीएल लगाना पड़ेगा और उसका पूरा हल करना पड़ेगा। जैसे हमने आरसी परिपथ में पढ़ा था, हल करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं पता लगता कभी। तो मान के चलो बन रहा है ये वी वोल्ट है तो ये हो जाएगा वी माइनस वीएल माइनस वीआर, मतलब क्या है यहाँ पर इसके सिरों के मध्य विभवांतर, इसके सिरों के मध्य विभवांतर और इसका विभवांतर पूरा बंद परिपथ में घूमेंगे, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी बराबर ये वीएल प्लस वीआर
या वीएल क्या हो जाएगा, वीएल ये होता है ई बराबर होता है एल डी आई बटा डी टी, एल डी आई बटा डी टी और प्लस ये होगा आई इंटू आर और ये होगा वी के बराबर। फिर उसके बाद में से इधर ये वाले पद को इधर तरफ ले जाओ, नीचे लाओ, इंटीग्रेशन वगैरह करो और इंटीग्रेशन वगैरह करके आंसर लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो संधारित्र में मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, एक बहुत गजब की ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको कि अगर आप बस ये पता कर लो कि इंटीग्रेशन के बाद में दो प्रकार के समीकरण बनते हैं, एक होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी के पदों में और एक होता है ई की पावर माइनस टी के पदों में। तो अगर आप ये बता दो कि यहाँ पर धारा समय के साथ बढ़ रही है घट रही है तो हम धारा का समीकरण बता पाएंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले सर टाइम इक्वल टू 0 पे धारा 0 थी और यहाँ पर धारा आई नॉट या अधिकतम धारा होगी, मतलब धारा समय के साथ क्या हो रही है, धारा समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, धारा समय के साथ बढ़ रही है घट रही है। बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस बोर्ड पे लिखते हैं, फिजिक्स का सिलेबस बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स का टेस्ट नहीं हो रहा है, किसी का टेस्ट नहीं, चिंता ना करें। हाँ, समय के साथ धारा बढ़ रही है तो बढ़ने वाला, अब याद करो एसपी स्टार वो समय जब मैंने आपको दो समीकरण बताए थे, आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पर क्या सही होगा, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बटा टाउ या आई बराबर आई नॉट 1 माइनस टी की पावर माइनस टी बटा टाउ। इन दोनों में से कौन सा समीकरण बढ़ रहा है समय के साथ, कौन सा घट रहा है, 1 या 2, 1 या 2, कौन सा समीकरण बढ़ रहा है और कौन सा समीकरण घट रहा है समय के साथ, 1 या 2 बताएंगे। ये एसपी स्टार मैंने आपको सिखाया था, इसको इंटीग्रेशन करते हो दो रिजल्ट पॉसिबल है, ये या ये कौन सा समीकरण जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। तो आपने बताया सर ये घट रहा है और ये समय के साथ बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम की बात है वो ये हो जाएगी, ये सब कुछ बता रहा हूं मैं, और हम यहाँ पर लिखेंगे ये होगा, इसमें धारा का समीकरण होगा वो आई बराबर आई नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस टी बटे में टाउ। टाउ जो होता है वो क्या था, समय नियतांक था, समय नियतांक था। तो यहाँ पर जो टाउ होगा वह, उसमें देखो नाम ही ऐसा रखते, उसमें था आरसी परिपथ, आरसी परिपथ, तो वो क्या था, वो था सर आर बटा सी था टाउ का मान। यहाँ है एल आर परिपथ, यहाँ एल इंटू आर, ये कैसे आता है, इस पूरे को सॉल्व करके आता है यार। तो यहाँ पर एल इंटू आर होगा टाउ का मान, तो मैं चाहूँ तो इसमें ऐसा लिख सकता हूँ सर आई बराबर, और आई नॉट क्या लिख देता हूँ, आई नॉट क्या होगा, आई नॉट हो जाएगा सर वी बटे में आर। तो मैं चाहूँ इस समीकरण को लिखता हूँ आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे में टाउ जो होगा वह हमारे पास धारा होगी। समय के साथ धारा जो है, इसमें समय के साथ धारा जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बिल्कुल हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, यहाँ पर इसका ग्राफ अगर हम समय के साथ बनाएंगे तो आई और टी का ग्राफ बनेगा वो समय के साथ बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, अनंत समय बाद धारा जो होगी वह आई नॉट के बराबर हो जाएगी। क्लियर मामला। ऐसी ही बातें हमने एक्जैक्टली किसके लिए करी थी, आरसी परिपथ के लिए करी थी। तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो बातें वो बता दी, मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया, ये मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। क्लियर मामला। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर सकते हो। क्या नाम है इसका, फारूक, नहीं ये कैसा नाम है, फुरकान खान नाम ही चलेगा, चलेगा। हाँ, तो जो भी हो बेटा, हो सकता है कि दिवाली खत्म हो गई हो लेकिन मेरे फटाके अभी भी बचे हुए हैं, है ना, तो कोर्स अभी बंद हो सकता है तुम्हारा। मुझे लग रहा है कि तुम पहली बार मेरी लाइव क्लास में आए हो, तो कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, एक यहाँ पर एल बटा आर आएगा, एक मिनट, यहाँ पर टाउ जो होगा वो एल बटा आर होगा, वहाँ पे आर इंटू सी होता है और यहाँ पर एल बटे में आर होगा, एल आर परिपथ में एल बटे में आर होता है। ठीक है, वहाँ पे आर इंटू सी होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। चलिए, अब इसमें हमारे हमें तो इसमें बस यही बात समझिए कि टाइम की पोजीशन पर धारा नहीं जाएगी, टाइम अनंत इसमें से धारा जाएगी, है ना। इसके अलावा इसमें हमसे और क्या पूछा जा सकता है, इसमें हमें ना आरसी परिपथ में ग्राफ, आरसी परिपथ में भी ऐसा ही पढ़ा था बेटा, अरे यार देखो आरसी परिपथ में क्या था, आरसी परिपथ में क्या था, आरसी परिपथ का रिवीजन कर लो एक बार जल्दी से। आरसी परिपथ में क्या हो रहा था, आरसी परिपथ में क्या हो रहा था सर, हमारे पास यहाँ पे एक आरसी परिपथ था, यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी सी और आर था। तो इसमें क्या हो रहा था सर, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 था, यहाँ पे टाइम इक्वल टू अनंत था। टाइम इक्वल टू 0 पे उसने बोला था कि मैं किसी को नहीं, मैं यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 पे उसने बोला था कि मैं यहाँ पर एक तार बन जाऊंगा, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, सब चले जाओ, जगत कल्याण की भावना थी। लेकिन फिर अनंत समय हुआ तो संधारित्र ने सोचा कि भैया बहुत लोग चले गए, बहुत धारा चली गई, अब मेरी बारी है, उसने सबको रोक दिया था, उसने एक स्विच बना दिया था। ठीक है, ये आर हो गया था, यहाँ पर ये स्विच बन गया, ये खुल गया और ये ओपन था, तो इसमें धारा जाएगी, इसमें धारा शून्य हो गई थी और इसमें धारा जो है वह आई बराबर आई नॉट था। या हमने उसमें पढ़ा था, उसमें दो समीकरण पढ़े, उसमें क्यू का भी समीकरण था और आई का भी समीकरण था। इसमें क्यू नहीं हुआ, इसमें आवेश नहीं हुआ, तो उसमें क्यू का समीकरण था क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस टी बटा टाउ, और टाउ की यहाँ पे आर इंटू सी के बराबर थी, और धारा का समीकरण था आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बटा टाउ। क्यों? इसमें धारा समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो धारा कम होती जा रही है, बाद में शून्य होगी थी, धारा कम हो रही थी और आवेश बढ़ रहा था, आपको याद हो तो। क्यों? इसका धीरे 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 बैटरी जो संधारित्र जो है वो आवेशित होता जा रहा था। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर एल में होता है। क्लियर है, एल आर का फुल फॉर्म क्या है, एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेजिस्टेंस। क्लियर है मामला। अच्छा, अब इसमें भी ऐसा हो सकता है, जैसे हमने आरसी परिपथ में पढ़ा था कि सर अगर मेरे पास है ना एक आवेशित संधारित्र था और उसको मैंने सीधे से प्रतिरोध से जोड़ दिया तो क्या हुआ था, तो उसमें मतलब समय का धारा कम हो रही थी, आवेश कम हो रहा था। तो वैसे ही ऐसा किया जा सकता है कि मेरे पास यहाँ पर है ना, देखो उसमें दो प्रकार की कि मेरे पास यहाँ पर है ना, देखो उसमें दो प्रकार की आवेशीकरण था और एक निरावेशित था। तो वैसे इसमें दो केसेस बन सकते हैं क्या कि सर मैंने यहाँ पर, अच्छा मैं केस 1 हो चुका है, मैं इसे आप केस 1 लिख सकते हो, तो मैक्सिमम 99% केस में पूछा जा सकता है। पहली बात तो पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1% के करीब है। ठीक है, आरसी परिपथ का पढ़ा, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है आपका। आरसी परिपथ जब आप छोटे बच्चे थे, चड्डी पहन के घूमते थे, तब मैंने आपको आरसी परिपथ पढ़ाया था। चलो क्या पानी लाता हूं। हाँ, अब यहाँ पर इसका उल्टा केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर एक एल है, एक आर है, एक बैटरी लगाई मैंने और पहले मैं इसे आवेशित किया, स्टेप नंबर 1 था इसका। आवेशित किया मतलब संधारित्र तो आवेशित किया, यहाँ पे बोल सकता हूं इसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा आ गई है, इसमें कुछ विभवांतर, इसका कुछ एक बैटरी व्यवहार करने लगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बैटरी बंद करी तो यहाँ हमें पता चला एल क्या होता है, एल प्रेरक हमने पढ़ा था कि सर जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो जैसे धारा निगम पे धारा रुकेगा, बोले नहीं मत, और जैसे ही स्विच बंद करोगे तो वो खुद एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लगेगा, खुद एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा वीआर और वीएल और वीआर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए समीकरण आप चाहो तो बना सकते हो। अब ये क्या होगा, या धीरे धीरे अब ये बैटरी की भांति व्यवहार कर रहा है, धीरे 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 यहाँ से इसकी धारा कम होती जाएगी, प्रतिरोध खा जाएगा। इतनी सी बात में ध्यान रखनी है, दुनिया में प्रतिरोध जो है
है ना। प्रतिरोध जो है वो धारा खा जाता है या वह ऊर्जा या ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। लेकिन दो चीजें और पढ़ी हमने, संधारित्र और प्रेरक। तो संधारित्र और प्रेरक क्या करते हैं, संचित करते हैं। आपको काफी बारी बात बता दी है। तो संचित करते, स्टोर करते हैं। संधारित्र जो था उसने विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित कर रखा था, और यहाँ पर यह जो प्रेरक है इसने चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित कर रखा है। अब ये धीरे धीरे ऊर्जा को देगा और ये उड़ा देगा हवा में, है ना, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें VL, अब आप चाहो तो इसको बात लिख सकते हैं सर, VL माइनस VR बराबर होना चाहिए 0 के, है ना, या VL उस तरफ चलेगा और इसको फिर कोई पूरा सॉल्यूशन करोगे आप इसमें, तो आप सॉल्व करके सीधे आंसर आएगा। वो लिख देता हूं मैं आपको क्या लगता है कि सर समय के साथ धारा क्या होगी, समय के साथ धारा कम हो जाएगी, बैटरी की बात कर रहा है, धीरे धीरे पूरी धारा खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे पूरी धारा, इसमें नेगेटिव होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, तो धीरे धीरे जो होगा धारा जो है वो समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो अब इसमें मैं धारा लिख सकता हूं I बराबर I नॉट e की पावर माइनस t बटा टाउ, और टाउ जो होगा वो फिर से L बटा R ही होगा। तो यह इसका समीकरण लिख सकते हैं, समय के साथ धारा खत्म हो जाएगी। इसमें t बराबर 0 t बराबर अनंत की कहानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो धारा जो है समय के साथ खत्म ही होगी, है ना। यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ धारा कम ही होगी, क्योंकि खुद एक बैटरी बाकी होगा और प्रतिरोध को पूरी अपनी ऊर्जा दे देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यह थी एक आरसी परिपथ और एक एलआर परिपथ। अच्छा, अब क्या सर हमारे पास एक ऐसा परिपथ हो सकता है जिसमें एक आरसी परिपथ और एक एलआर परिपथ। अच्छा, अब क्या सर हमारे पास एक ऐसा परिपथ हो सकता है जिसमें एल भी हो, आर भी हो और सी भी हो। बिल्कुल ऐसा परिपथ संभव है। अभी याद रखो यार, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बैटरी लगा के बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एल भी है, आर भी है और सी भी होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। हम मतलब जैसा हमारे पास एल भी है और सी भी, तो हमें पता है कि क्या करना है, टाइम t 0 पर सी को तार बनाना है, एल को खुला रखना है। ठीक है, और टाइम t अनंत पे एल जो होगा वह हमारे पास एक तार बन जाएगा और संधारित्र जो है वह खुल जाएगा, एक परिपथ को खोल देगा, एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करेगा। अब एलआरसी तीनों आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें जैसा पता है वैसा करना होगा। अच्छा, लेकिन हमें नीट के एग्जाम में या इसमें जो मैक्सिमम चांसेस है एलआरसी परिपथ के आने के, वो होते हैं हमारे प्रत्यावर्ती धारा में। तो वो जो अगला चैप्टर होगा प्रत्यावर्ती धारा, जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर में आपको फिर से एलआरसी परिपथ पढ़ाऊंगा, उसकी पूरी अलग कहानी होगी, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारे पास इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं वो एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, और इसको याद रखने का स्टार भी बता देता हूं, है ना। क्या कि देखो, अगर मान के चलो हमारे पास अनंत समय की बात करें, तो वास्तविकता में जिंदगी कब जी जा सकती है, 0 पे अनंत समय पर। तो जिंदगी तो बढ़िया होनी चाहिए, आरामदायक जिंदगी होनी चाहिए, छोटे क्षण की जिंदगी नहीं होती। हम कीड़े मकोड़े थोड़े, हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी लंबी चलती है ना, लंबी में थोड़ा मतलब यहाँ पे एक चुटकी में जिंदगी खत्म नहीं होती, 0 पे अनंत लंबे समय तक जिंदगी चलती रहेगी। तो वैसे ही अगर मैं बात सोचूं संधारित्र के बारे में और परिपथ या एल के बारे में, तो क्या इसकी स्टार से मैं याद रख सकता हूं, या इसकी स्टार में याद रख सकते हैं सर कि हमारे पास एल का शेप या एल की आकृति कैसी होती है सर, एल की आकृति होती है गोल 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 गोल, और संधारित्र की आकृति होती है ऐसी रुकावट वाली आकृति होती है। तो टी बराबर अनंत पर अनंत समय बाद ये जो तार है ना, जैसे आज मान के हमारी जिंदगी जो है ना, हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी अभी हमें लगा उलझनों से भरी है हमारी जिंदगी, लेकिन जैसे जैसे हम समय बिताएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी लाइफ में, और अगर हम सतत रूप से मेहनत करते रहते हैं और सतत रूप से हम बढ़िया तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है अनंत समय बाद जब समय बीत जाएगा तो एक तार की भांति व्यवहार करेगी, और इसमें से जितनी चाहे उतनी धारा जाएगी और उतना जो चाहेंगे हम जिंदगी में वो कर पाएंगे। तो यह हमारी जिंदगी एल जैसी है ना, एल या हमारी जिंदगी जो है वो प्रेरक जैसी होगी। लेकिन अगर हमने जिंदगी में मेहनत नहीं करी तो क्या होगा सर, हम हमारी जिंदगी में खुद ही रुकावट बन जाएंगे, हम हमारी जिंदगी की खुद ही रुकावट बन जाएंगे, और अनंत समय बाद क्या होगा सर, हमारी जिंदगी एक खुले तार की भांति व्यवहार कर जाएगी। क्यों, देखो धारा आना चाहती है, धारा एल में से भी जाना चाहती है, धारा सी में से भी जाना चाहती है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है आप अपनी जिंदगी एल जैसे बनाना चाहते हो या सी जैसे बनाना चाहते हो। अगर एल जैसे बनाओगे तो भले जिंदगी में स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, लेकिन आगे जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सी बना लिया, आपने खुद ही रुकावटें खड़ी कर ली, तो अनंत समय बाद मामला खत्म हो जाएगा, धारा खुद ही मना बोल जाएगी कि नहीं अब हम तुम्हारे पास नहीं आते, अब हम तुम्हारे साथ नहीं आते। तो इस तरीके से है ना, इस एसपी स्टार से आप याद रख सकते हो इस चीज को, एक कब कौन खुलता है कब कौन बंद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें सवाल कैसे हो सकते हैं ना, देखो ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपको ऐसे सवाल हो सकते हैं। इसमें एक पहले बढ़िया सवाल आपको करवा देता हूं सीधे सीधे, नीट 2017 का सवाल है जो मैंने पढ़ाया, उसको ध्यान से, अभी जो मैंने उसको ध्यान से सुनी हो आपने, तो क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आराम से करो, आप सब कर सकते हो। सवाल पढ़ो, जवाब बताने की कोशिश करो, सवाल पढ़ो, जवाब बताने की कोशिश करो। हाँ, सवाल पढ़ो, जवाब बताने की कोशिश करो। हाँ, हट जाता हूं, आप लोग आराम से एम्पियर, बाकी सब निकालो, सबका आंसर आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, आगे आंसर सभी का 2 मिली एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अच्छा, 99% जनता जो है वो बी ऑप्शन बता रही है। चलो देखते क्या होगा। क्वेश्चन में बोला कि हमें फोटो देखना है। अच्छा, आर का मान दिया गया है, एल का मान दिया गया है, और बैटरी बोली गई 18 वोल्ट की बैटरी है। अब बोला है कि स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात जाने वाली धारा, मतलब हमें टी बराबर 0 पर बताना है क्या होगा, टी बराबर 0 पर क्या होगा। तो सर टी बराबर 0 पर जो प्रेरक है वो क्या बनेगा, और जो संधारित्र है वो क्या बनेगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर सर, हमें पता है टी बराबर 0 पर प्रेरक जो है पहले स्टार्टिंग में कठिनाई होगी, मतलब धारा नहीं जाएगी। तो धारा जो है मैं इसी डायग्राम में कर देता हूँ, धारा यहाँ से निकलेगी, धारा इसमें जाएगी, इसमें से धारा नहीं जाने वाली है, मतलब यहाँ पर कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक है, ओके सर, यहाँ से धारा जाएगी, बिल्कुल यहाँ से धारा जाएगी, बिल्कुल धारा यहाँ से जाएगी। अच्छा, यहाँ से धारा जाएगी, बिल्कुल सर यहाँ से धारा तो जाएगी, लेकिन सर ये खुल चुका है, साथ ही साथ ये तो बंद हो चुका है। तो ये मेरा आंसर है, जो मैंने पीले रंग से बना दिया है वह मेरा आंसर होगा, या मेरा परिपथ बना है। मेरा परिपथ क्या बना है, मेरे पास सर एक 18 वोल्ट की बैटरी है, ऑरेंज रंग बोल सकते हैं सर, धारा जानी धारा इसमें जाएगी, तो एक आर परिपथ प्रतिरोधी धारा, एक और आर प्रतिरोधी है। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। हाँ भाई, कितनों का आया, ये मेरा आंसर है। क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए।
तो सर यहां पर हम आर तुल्य कुछ नहीं करना, मतलब ये आसान बन गया, आर तुल्य जो आर बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में लगा, आर 9 है तो 9/2 मेरे पास प्रतिरोध हो जाएगा। बैटरी देखिए धारा होगा V बटे में R, या 18/9/2, या 2 पलटी का ऊपर चलेगा, ये कट जाएगा, तो 2 × 2 4 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। 4 एम्पीयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? अच्छा, इसी प्रकार से अगर टाइम t = 0 पे ना पूछे, टाइम t = अनंत पे पूछा तो क्या आंसर आता, क्या कोई बता सकता है? टाइम अनंत पे पूछा जाता तो क्या आंसर आता? अनंत पे पूछा जाता तो क्या आंसर आता? सेम क्वेश्चन में दूसरा जो सवाल है ना, उसमें अगर टाइम अनंत पे पूछा जाता तो आंसर क्या आता? अनंत पे क्या आंसर आता? अनंत पे क्या आंसर आता? अनंत पे क्या आंसर आता? हाँ सेम ही आता ना, मजेदार सवाल है ये, क्योंकि अनंत पे क्या होता है? देखो अनंत पे इसमें से धारा जाती, इसमें से भी जाती, इसमें से तो जाती, लेकिन सर अब ये खुल जाता और ये बंद हो जाता, इसमें से भी जाती, तो क्या आंसर आता? सेम आता। कर लो आराम से, कोई दिक्कत, सोच लो आराम से। देखो तो अनंत पे क्या हो जाता है, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, मैं पूछा नहीं क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अनंत पे क्या होता? तो अनंत पे सर यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई मेरे पास, और यहां से धारा इसमें से जाती, बिल्कुल सर धारा इसमें से जाती, कि वो एक तार की भांति व्यवहार करता, धारा इसमें से भी जाती, बिल्कुल सर ये भी एक तार की भांति व्यवहार करता। और जब धारा यहां पहुंचती तो उसके पास देखो यहां से बाहर निकल पाती या नहीं निकल पाती? सर देखो ये तो बंद हो गया, ये खुल जाती, खुला हो गया, इसमें मतलब नहीं ना खुला रहेगा, अच्छा ये खोल दे, तो यहां से तो नहीं जाती, इसमें से तो निकल जाती, तो इसमें से भी धारा सीधे सीधे निकल जाती, तो आर तुल्य जो हो जाएगा वो R/3 हो जाएगा। तो जो धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? E बटे में R/3 आंसर हो जाएगा, या 18/9/3, या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे काट सकते हो 3 × 3, 3 × 2, तो 6 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। 6 एम्पीयर आंसर, इसको मैं हटा देता हूं, देखो डायग्राम साफ सुथरा कर दिया जाएगा। कितनों का आंसर आ गया था? 6 एम्पीयर। इसी प्रकार के और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन वो भी हम कर देते हैं, जैसे हाँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन में बोला हमें कि चित्र में दर्शाए परिपथ में कुंजी बंद करने के, ठीक मतलब आपने सबसे डिफरेंट सवाल कर लिया, इसमें इतिहास का सबसे डिफरेंट सवाल था वो कर लिया आपने, तो अब ये तो सब मुझे लगता है आप ऐसी हवा में उड़ा दोगे। बताओ क्या होगा क्वेश्चन में, कि बंद करने के ठीक बाद I1 का मान क्या होगा? जस्ट बाद I1 का मान क्या आएगा? जस्ट बंद करने के बाद ये आएगा। अच्छा और कोई क्या? सभी का ये आ रहा है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्या? अच्छा चलो क्वेश्चन भी बोल दिया, क्या होगा सर बंद करते ही? सर हमें पता चला अभी बीच में एक प्रेरक लगा, प्रेरक क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं जिंदगी को आसान नहीं बनाऊंगा मैं, पहले परीक्षा ली जाएगी आपकी, तो इसमें से धारा नहीं जाएगी, ये खुल गया, मतलब धारा यहाँ से जाएगी, इसमें से जाएगी, इसमें से जाएगी और बाहर आ जाएगी, मतलब क्या होगा सर? धारा जो हो जाएगी वो होगा 10/6 और 8, 6 और 8 मिलकर 14 बन गया, मतलब 5/7 एम्पीयर आंसर आएगा। ये t = 0 पर होगा। अच्छा अनंत पर क्या होगा? अनंत पर क्या होगा? अनंत पर सर इसमें भी धारा जाने लगी, तो अनंत का आंसर मैं लिख रहा हूं, देखो भाई क्या मैंने सही किया। अनंत पर क्या होगा? इसमें भी धारा जाने लगी, तो 8 और 8 समांतर में, तो 8 और 8 मिलकर 4 बन जाएंगे, 4 और 6 10 बन जाएगा, 1 एम्पीयर धारा जाएगी। आप लोग सॉल्व करो क्या होगा? अनंत पर क्या होगा? अनंत पर क्या हो जाएगा? अनंत पर क्या हो जाएगा? क्लियर मामला? चलो अति उत्तम, अगला सवाल, चलो अति उत्तम, अगला सवाल। 10 हेनरी की एक आदर्श कुंडली को श्रेणी क्रम में 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। जोड़ने के 2 सेकंड पश्चात परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? ओए होए होए होए, एल की वैल्यू का काम कभी नहीं है, t = 0, t = अनंत पे एल और सी की वैल्यू का कोई काम नहीं है, बस वो एल और सी बताने के लिए कि खुल रहा है बंद हो रहा है। ऐसा सवाल आ जाए बीच में कहीं पूछ लिया, जैसे 2 सेकंड पे पूछे, इसमें एल और सी का यूज आएगा। एक ये दूसरा था, ये हमारा तीसरा है, और ये आखिरी सवाल चौथा होगा। ठीक है, वैसे तो इतना भी करवाते हैं इस पे, तो हां ये मतलब नीट वाले तो बहुत बार पढ़ाते भी नहीं है। हाँ भाई क्या होगा? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बीच में पूछा, तो सबसे पहले ऐसा सवाल जब यहाँ पे टाउ निकाल लो आप, तो एल बटे में आर होता है टाउ, बिल्कुल सर एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है सर मेरे पास 10 और प्रतिरोध मेरे पास 5, मतलब 2 टाउ। अच्छा टाउ के बारे में आपको बता दिया, फिर से मुझे नहीं लगता आपको बताना चाहिए कि टाउ का मात्रक क्या होगा? एम्पीयर प्रति सेकंड हो जाएगा टाउ का मात्रक, सेकंड इनवर्स टाउ का मात्रक होगा, मतलब एल बटे में आर जो होगा उसका मात्रक प्रति सेकंड हो जाएगा, या एल बटे में आर जो होगा उसकी विमा जो होगी वो 1/t होगी, या आर बटे में एल की विमा t के बराबर हो जाएगी, जैसे आरसी की विमा जो थी हमारी t के बराबर थी, याद है टाउ के बराबर। ठीक है, तो वैसे ही ऐसा सॉरी 1/सेकंड सेकंड होगा, उल्टा हो गया, तो यहाँ पर एल बटा आर जो होगा, एल बटा आर जो होगा वह भी क्या हो जाएगा? एल बटा आर जो होगा वह भी हमारा टाउ है, और उसका मात्रक भी यहाँ पर हमने जैसे एक्जैक्टली वैसी की वैसी बातें जैसे हमने पीछे डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस किया था सर कि हमने एक बार फिर से एक काम करते, पहले पीछे लिखा था एक बार हम लोग, चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्या सर यहाँ पर जो टाउ होगा, टाउ विमीय रूप से t के बराबर होना चाहिए, टाउ जो होगा वह विमीय रूप से किसके बराबर होना चाहिए? सर टाउ विमीय रूप से t के बराबर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये विमाहीन और मात्रकहीन बनना चाहिए, तो यह जो हो जाएगा यह टाउ, जैसे टाउ वहां पे आरसी था, यहाँ पर टाउ जो होगा वो एल बटे में आर होगा। ठीक है, आप चाहो आपके पास जगह हो तो लिख लो कि टाउ, मेरे पास तो बहुत सारी जगह है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, दोनों का मिलाकर साथ में लिख देता हूं कि टाउ जो होगा वह एल बटा आर होगा, टाउ जो होगा वो आरसी होगा, और टाउ जो होगा वह विमा टी के बराबर होगी और मात्रक सेकंड होगा। ठीक है मामला? चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? टाउ के लिए हमने निकाल दीजिए, तो टाउ कितना होगा? टाउ एल बटा आर था हमारा, ओके, तो 10/2 10/5 हो गया, या 2 आ गया, 2 हो गया टाउ। अच्छा सर अब क्या निकालना है हमें? धारा निकालना है, धारा का फार्मूला क्या है? तो धारा का फार्मूला I = I0 1 - t के पावर टाउ। ये तो जिन्होंने वो आरसी परिपथ की क्लास ढंग से अटेंड करी थी ना, उनके लिए बच्चों का खेल है, लिटरली बच्चों को बहुत आसान लग रहा है, सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। अच्छा I0 क्या होगा? पहले I0 की निकालो, I0 की निकालो, I0 की निकालो, I0 क्या होगा? सर I0 का अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा क्या हो सकती है? E बटे में R, तो सर 10 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। अच्छा और 5 ओम का प्रतिरोध है, तो 1 एम्पीयर आ गया, तो वैल्यू रख दो 1 - e की पावर -t बटे में 2। अच्छा अब t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू 2 सेकंड दी है सर, ओए होए होए, अच्छा है ये सवाल वाला, तो लगा 1 तो बनी है, तो 1 - e की पावर -1 बचेगा, क्यों? t की वैल्यू 2 रखोगे 2 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 - e की पावर 1 - e की पावर -1 हो जाएगा। नहीं सर मेरे पास वैल्यूज जो दी हुई उसको नोट करके और आंसर आ गया। क्या यह सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है बात? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे?
चलो आखिरी सवाल अब आप लोग का, तो सेम सवाल सेम कंसेप्ट पर बेस, जैसे ये उससे बहुत आसान आएगा। जल्दी से आपको बताना है आंसर क्या है। 10 सेकंड में बताना आपको। प्रेरक तो दिया हुआ है, 8 ओम का प्रतिरोध है, 2 वोल्ट की बैटरी चल रहा है। टाउ का मान क्या आएगा आगे सबका? सर टाउ होता है एल बटे में आर, एल आर परिपथ, नाम ध्यान रखना, एल आर परिपथ। तो सर 40 बटे में 8 या 5 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, अरे नेक्स्ट हेडिंग नहीं, एक और समय, एक और सवाल है। चलिए आइए अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, या अगर आप लोग चाहो तो 10 सेकंड में जल्दी आंसर दो इसका। जल्दी बताओ मेरे प्यारे, क्या आएगा इसका जवाब? अनुपात बताना है। प्रारंभिक धारा t बराबर 0 पर क्या होगा? t बराबर 0 पर इसमें धारा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि ये खुल जाएगा तो इसमें i1 की वैल्यू जो हो जाएगी, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं बस, i1 की वैल्यू 1 एम्पीयर। i2 जो होगा सर वो अनंत समय पर होगा, तो इसमें धारा जाएगी 2, 4 और 4 मिलकर 2 बना देंगे, 2 और 6 मिलकर 8 बना देंगे, तो 10 बटे में 8 या 5 बटे में 4 मेरे पास i2 आ जाएगा। या मैं चाहूं तो इसे बस इतना ही लिख दो, हमें तो i1 बटा i2 चाहिए, तो मैं से 1 पॉइंट मतलब i1 बटा i2 उल्टा चाहिए, तो i1 बटे में i2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बटे में 5 बटा 4 या 4 बटे में 5 या 0.8 इज द आंसर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, ऑल गुड स्टूडेंट, टुडे दिवाली ऑफर स्टूडेंट, सही जवाब दे रहे सब, बहुत ही बढ़िया। चलो हाँ हाँ, नेक्स्ट हेडिंग भवर धाराएं, एडी करंट, भवर धाराएं, भवर धारा या एडी करंट, है ना। ये वैसे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो हम समझ लेते हैं क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ लेते हैं ना। और किसने मतलब क्या हुआ, इसे एडी क्यों बोला जाता है, वगैरह सारी बातें, है ना। आपने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन नामक चीज, ठीक है। भवर धारा या एडी करंट, है ना। ये वैसे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो हम समझ लेते हैं क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ लेते हैं ना। और किसने मतलब क्या हुआ, इसे एडी क्यों बोला जाता है, वगैरह सारी बातें, है ना। आपने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन नामक चीज, है ना। आपने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन नामक चीज, ठीक है। क्या कि जब हमारे पास एक पानी की सतह पर हम अगर पोलन ग्रेन्स या कुछ फूल वगैरह जैसे छोटे छोटे फूल होते हैं, अगर वह पानी की सतह पर रहते तो वो टेढ़े मेढ़े भागने लग जाते हैं, रैंडम मोशन होने लग जाता है उनका, ठीक है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री में तो वैसा ही कुछ क्या होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होने लगता है। कहाँ पर होने लगता है? अगर मान के चलो मेरे पास एक चालक है, ठीक है। अब ये चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है ना, चालक के अंदर एक मान कैसे समझा, एक मेरे पास मशीन है, बड़ी सी मशीन है, तो मशीन की कुछ ऊपर से, है ना, वहां पर मशीन में ऊपर की तरफ एक नॉर्मल सा कुछ कंपार्टमेंट टाइप का मेटलिक पोर्शन होगा, उसके अंदर कुछ मशीन कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उसके अंदर धारा बहेगी, ठीक है। तो ये धारा बहने की वजह से क्या होगा कि वहां पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके अंदर, मशीन के अंदर। अब मशीन के ऊपर कुछ कवर वगैरह भी लगा हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा, इसका एक और कारण अर्थिंग और एक और कारण ये भी है कि जहां पर भी पॉसिबल होता है सारी मशीनों के बाहर प्लास्टिक की कोटिंग कर जाती है, प्लास्टिक का कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो जो मेटल होता है, वो मेटल के अंदर जैसे ही अंदर की तरफ से धारा बहने लगती है, तो मेटल की सतह पर या चालक जो बाहर है, कवर है उसका, धातु का बना हुआ कवर है, तो उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स परिवर्तित होता है। धारा एसी करंट होता है, एसी करंट ट्विन धारा कंटीन्यूअसली पॉजिटिव, तो उसका क्या होता है, कंटीन्यूअसली वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, या उस पर बाहर के जो कवरिंग होगी, उसके अंदर और भी जो चालक तत्व होंगे, उस पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। और हमें पता है जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नाचने लगता है, इलेक्ट्रॉन बावला हो जाता है, बोलता है भाई हम तो अब भागेंगे, या हम यहाँ पर धारा प्रेरित करना चाहते हैं। इसको और आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, कि मान के चलो मेरे पास दो चुंबक है, और चुंबक के बीच में मैंने एक धातु की प्लेट, है ना, एक प्लेट ली और उसको मैंने चुंबक के बीच में छोड़ दिया, तो जैसे ही वो चुंबक के बीच में से गुजरेगी, मतलब उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, तो उसके ऊपर या उसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करने लगेंगे, या वो गोल 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 घूमने लगेंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम भंवर धारा कहते हैं, है ना। भंवर धारा कहते हैं। ये भंवर नाम क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में यह अगर आपको पता हो, जैसे नदी वगैरह में भंवरे उठते हैं, है ना, क्या होता है कि जहां पर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है नदी वगैरह में भी, या हमारी हवा में होता है, फ्लूइड में ये सब कुछ होता है, जैसे हम बोलते हैं बवंडर उठना, बवंडर उठ गया है। या आपने से इंडिया में तो नहीं होता, फॉरेन के वीडियोस वगैरह देखियो, जैसे इंडिया में यूजुअली जो होता है वह कोस्टल एरियाज में, समुद्र तटों पर होता है, जहां पर जैसे बोलते हैं बड़ी बड़ी लहर या तूफान आ जाता है, जैसे अभी शायद हमारा जो पोर्ट चल रहा था तो उसी बीच में एक और तूफान आया था, ठीक है, जिसमें अचानक से हर जगह बारिश होने लगी थी, जो गर्मी का सीजन था उसमें भी, है ना। ऐसा गोल गोल से अगर आपने मैप वगैरह देखो तो उसमें से बादल जैसे गोल घूमते हुए दिखाई देते हैं उसमें, ठीक है। या अगर आपने साइक्लोन वगैरह भी बोल सकते हैं, या अगर आपने फॉरेन की वीडियोस देखो तो वहां पर हवा में बहुत ज्यादा बन जाता है, वो लोग टॉर्नेडो बोलते हैं। तो टॉर्नेडो वगैरह में क्या होता है, वो एकदम मतलब हवा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो उसमें हवा जो बहुत स्पीड में बीच में गोल गोल घूमने लगती है, वो पूरा गति करता है, उसके सामने जो भी आपको चपेटे में ले लेता है, तो वह क्या वो भंवरा है, चक्रवात है वो, है ना। या आप जैसे पानी में यूजुअली चक्रवात होता है, पानी में होता है, तो पानी में भी ऐसी धाराएं बन जाती है, तो वह धारा जो होती है वो भंवर धारा कहलाती है। तो वही बात यहाँ पर भी होती है कि हमारा जो धातु की सतह होती है, तो ये धातु की सतह होती है, तो ये धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल 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 घूमने लग जाते हैं, गोल 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 घूमने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। तो सर इसका क्या करेंगे, क्यों हो रहा है, इसका क्या यूज है, क्या इसका यूज भी है, या हमारे नुकसानदायक है, क्या चक्कर है, इसका बहुत भी समझना होगा। तो ये होता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि जब चालक के स्थूल टुकड़े पर, एक चालक का एक टुकड़ा है हमारे पास, पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना। यह पानी में, है ना, प्रभाव, इसका जो पैटर्न है वो किसी पानी में चक्कर खाते भंवरों की तरह होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करने लगता है, गोल गोल धारा उत्पन्न होने लग जाती है। अब ये यूज कैसे, मतलब इसका क्या करें, मतलब ये जो हमारे लिए बनाई, हमारी बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, क्या
ठीक है, तो यह क्या है हमारे लिए एक्चुअल में, है ना, इसके हमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या इसके कुछ हमारे पास कुछ यूजेस भी और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक चीज भी है, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या करेगा। तो अगर मैं पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वही वाला दोहरा रहा हूं, पहला वाला एक्सपेरिमेंट था मेरे पास, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास दो चुंबक है, मेरे पास दो चुंबक है, या एक चुंबक है नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब इसके बीच में ऐसी प्लेट में घूमें, ऐसी प्लेट में, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही वो प्लेट इस चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी उसमें ब्रेक लगने लगेगा, ब्रेक लगेगा। क्यों ब्रेक लगने लगेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, यहां पर ये प्लेट जितनी मैं मान लीजिए प्लेट बहुत स्पीड से इसके अंदर से गुजर रही है, बहुत स्पीड से इसके अंदर से गुजर रही है, तो प्लेट उसके अंदर से जब गुजरेगी, ये मतलब नॉर्मल सी प्लेट है ना, मतलब जो हमारे पास कागज है, तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास इधर वाला कागज है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक कागज है, ऐसे मान लो धातु की प्लेट है। तो अब अगर हमने इसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो क्या होगा, जैसे ही गुजरने जाएगी तो बहुत स्पीड से आएगी, बहुत स्पीड से जितनी ज्यादा स्पीड से आएगी उतनी ज्यादा भवधारा उत्पन्न होगी। अब भवधारा क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध है एक्चुअल में, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध है एक्चुअल में। तो ये क्या करेंगे एक्चुअल में, जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रही है। तो परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कि बहुत स्पीड से धातु की प्लेट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रही है। तो इसका विरोध कैसे होगा बताओ, इसका विरोध क्या होगा, इसका विरोध जो होगा वह इसकी स्पीड धीरे करके हो सकता है। तो अगर मान के चलो आज यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और आपने प्लेट जो है यहाँ से गुजारी, तो प्लेट ऐसे गोते खाते ऐसे ये मेटल प्लेट इसके अंदर घूमती रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र लगा दोगे तो ये प्लेट जो जैसे गुजरेगी एकदम धीमी हो जाएगी, हो सकता है वहां तक रुक भी जाए, हो सकता है कि उसमें से एक बार गुजरे लेकिन अगली बार आके 100% रुक जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में उससे जो धातु है उसकी स्पीड धीरे कर सकता है। ऐसे इसको हम देखो इस एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कॉपर है ना, इसके अंदर से एक क्यूब, ये क्यूब क्या है ना, ये एक धातु है, इसके अंदर से गुजारा जा रहा है, तो आप फील कर सकते हैं कि स्पीड धीरे होगी सर, है ना। या हम इसको इस वाले एनिमेशन से समझ सकते हैं, इसके अंदर से हमने एक मतलब नॉर्मल स्टील का टुकड़ा डाला तो कितना धीमे 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 गुजर रहा है वो कॉपर में से, धीमे धीमे गुजर रहा है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कॉपर की जो सतह है, ये कॉपर की जो सतह है उस सतह के आसपास से एक हमारे पास चुंबक गुजर रहा है। तो ये जो चुंबक है, ये चुंबक ये क्या है, ये चुंबक है, ये जो आपके हाथ में क्यूब है, ये चुंबक है, ये जो उसके पास स्टील का छोटा सा बेलनाकार आकृति दिख रही है, चुंबक है। तो ये क्या होता है, जैसे चुंबक इसमें गुजारने लगा ये व्यक्ति, तो यहाँ पर वो चुंबक के कारण उसके आसपास भवधारा उत्पन्न हुई। तो जो भवधारा है वो क्या करेगी, वो एक्चुअल में स्पीड स्लो करने की कोशिश करेगी। तो ये वही चीज यहाँ पर हुई है। या इसका और भी यूज आप देख सकते हो, जैसे देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम धातु को पिघला सकते हैं। ये भी भवधाराओं का कंसेप्ट है। क्यों, देखो भवधाराओं में क्या होगा हमारे पास ना, अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनो कि भवधाराओं में यहाँ पर जब ये गुजर रही है तो ये तो मोशन में थी, तो इसे रोकने की कोशिश करी भवधाराओं ने, लेकिन अगर मान के चलो कोई चीज मोशन में ही ना हो तो भवधारा तो उत्पन्न होगी वहां पे। तो भवधारा जो उत्पन्न होगी तो वो क्या इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट बहुत स्पीड में घूमेंगे वहां पर, तो उसमें वो एक दूसरे से टकराएंगे और देखो वो ऐसा कुछ नहीं है हम बैटरी लगाकर उसमें धारा निकालेंगे, वो धारा निकाल नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन नाच रहे, देखो वो इसकी दिशा नहीं, वही गोल बनाते जाए। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, उसके अणुओं से टकराएंगे, इसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो अगर ये प्लेट आप इसमें बहुत तेजी से फटाफट गुजारने की कोशिश करोगे, प्लेट गर्म हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, रुकेंगे, फिर गति करेंगे, तो उससे गर्म हो जाएगी। तो एक्जैक्ट वही काम यहाँ पर भी किया जाता है। क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये इसके अंदर से कॉइल, कॉपर कॉइल, तो कॉपर कॉइल में से हमने क्या गुजारी, विद्युत धारा गुजारी। अब विद्युत धारा कौन सी है, अल्टरनेटिंग करंट है ना, याद रखना प्रत्यावर्ती धारा। क्यों, अगर एसी स्रोत होगा या फिर डीसी स्रोत होगा तो इसमें से धारा नहीं होगा, धारा नहीं होगा, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो नियत चुंबकीय क्षेत्र होगा तो कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, उसमें कोई भवधारा उत्पन्न होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें से एसी करंट प्रोवाइड कराया तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स हर क्षण बदल रहा है, जिसकी वजह से इसका अंदर का चुंबकीय क्षेत्र हर क्षण बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। तो वहां पर वो जो धातु है उसकी सतह पर बहुत तेजी में उत्पन्न होगी, वो एक दूसरे से टकराएंगी और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में गति करेंगे, उससे बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा से ये पिघल सकता है धातु, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा करंट बाहर जा रहा है, इस वजह से वो पिघल, चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल इसका फील हम ले सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं क्या होता है कि यह नॉर्मली अगर हमारे धातु तो उसके अंदर जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे गोल 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 गति करने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं खुशी बेटा, एक मिनट, एक बच्चे से पानी अंदर, ये एबेनॉइड रॉड नहीं बोल रहा मैं, कॉपर का है ना, ये कॉपर का धातु की कॉपर की कॉइल है, इसके अंदर से हमने करंट बहाया तो इसकी वजह से अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। एक तरह से मान लो परिनालिका के अंदर हमने रॉड रख दी है, पानी गर्म करने वाली रॉड नहीं है, पानी गर्म करने वाली रॉड नहीं है, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट सभी को चमका और क्या ये मजेदार है ना, साइंस है, मजेदार सेक्शन वाली बात है ये। एक्चुअल में आप इसका एक छोटा सा दूसरा उदाहरण भी मैं आपको पढ़ा था कि अगर मैं एक चुंबक को ऐसे छोड़ देता हूं और उसी चुंबक को मैं कॉइल में से गिराता हूं, तो कॉइल में से गिराता हूं तो वह एक विपरीत क्या करता है, एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसकी वजह से चुंबक धीमा गिरता है, ठीक है। वो एक सिंगल कॉइल थी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या, यहां पर पूरा कॉपर का ही एक बेलन है, तो उसकी वजह से आप मान सकते हैं हर एक चीज में छोटे छोटे चुंबक की बात करके जिसको गति रोकती है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर एडी करंट बन रहा है, बहुत सारा गति कम हो जाती है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई सभी को, क्या मजा आ गया इतने में? तो अगर हाँ तो यह बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसका यूज कहां होता है, इसका काफी जगह यूज होता है, तो यार ये थ्योरेटिकल पॉइंट से बस इसके यूज पर ही सीधे नीट में सवाल आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता इसमें। अच्छा बोर्ड वगैरह में ये पूछा था बहुत ज्यादा, इसका यूज क्या है, तो उसके कुछ 4-5 वैसे बहुत सारे यूजेस है, मैं कुछ 4 चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में काम आता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में काम आता है, या इसका आपको मैं और प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूं, समझाता हूं, है ना। ये आपने किन्हीं लोगों ने शायद ब्रेकिंग फील भी करी होगी, है ना। क्या होता है कि जब हम अगर आपने वैसे अगर ये जिप रोपिंग वगैरह भी करी हो या मूवीज वगैरह में देखा हो कि कुछ लोग एक केबल लेकर बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते हैं, बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। केबल बांधी है, उसके ऊपर लटक कर एकदम से नीचे की ओर गिर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इमेजिन करोगे केबल है जो यहाँ से 200 मीटर ऊंची है, 200 मीटर ऊंची केबल जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर एक आदमी उससे लटकता हुआ या केबल से लटकता हुआ एकदम से नीचे आ रहा है, या इसके अलावा है ना कुछ झूले वगैरह भी ऐसे डिजाइन होते हैं जिसमें आदमी, अच्छा ये वो रोपवे की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहाड़ियों में रोपवे लगा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल झूले जिससे आदमी एक नीचे से ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही नीचे फिसल कर आ रहा है तो उसमें अगर ब्रेक नहीं लगा तो तोड़ कर बाहर निकल जाएगा सब कुछ। तो उसका ब्रेक कैसे लगाएंगे, तो एक्चुअली उसका ब्रेक भी हम यहाँ पे बहुत धारा उत्पन्न करके लगाते हैं और वही कंसेप्ट रेलगाड़ियों में भी यूज होता है। मतलब हमारी भारतीय रेलगाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो नॉर्मल ब्रेक यूज होता है। जो बुलेट ट्रेन वगैरह अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें इस प्रकार की ब्रेकिंग होती है जिसे मैग्नेटिक ब्रेकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ विद्युत चालकीय रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है। जब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित बहुत धारा रेलगाड़ी की गति का विरोध करती है और इसकी वजह से यहाँ पर यह रेलगाड़ी रुक जाती है ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो
इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं। देखो ऐसा कुछ होता है ना, ये एक्चुअली इसका पूरा इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं ये बात को कि कुछ इस प्रकार से ब्रेक काम करते हैं ना। क्या होता है, ब्रेक लगाने में दो प्रकार के यूजुअली जो ब्रेक वगैरह देखो, डिस्क ब्रेक वगैरह देखो बाइक वगैरह में या साइकिल वगैरह में, वो गुटके लगे होते हैं, जैसे ब्रेक लगाते तो गुटके टायर पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से रुक जाती है। लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है, उस वाली ब्रेकिंग में या वो जो नॉर्मल ब्रेकिंग होती है हमारी, उसमें समय के साथ टायर में या जो गुटके उसके ऊपर घिस रहे वो समय के साथ खराब हो जाते हैं, उनको बदलना पड़ता है बार बार। या इसके अलावा जैसे जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में भी समय के साथ ऑयल का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, या उसमें गुटके लगे हुए होते हैं अंदर, वो भी समय के साथ घिस जाते हैं, उसको हमें बदलना पड़ेगा कभी ना कभी। अब अगर हम हमारी नॉर्मल गाड़ियों की बात करें तो उसमें इतना ज्यादा नहीं बदलना पड़ता। क्यों नहीं बदलना पड़ता इतना ज्यादा, कि हमारी जो नॉर्मल गाड़ी हम हमारी गाड़ियों में बहुत ज्यादा वजन है, ट्रेन के मुकाबले बहुत कम वजन है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं हम गाड़ी दिन भर चला रहे हो, ब्रेक लगा दिन भर चला रहे, ब्रेक लगा, लेकिन अगर एक ट्रेन है तो ट्रेन 24 घंटे बहुत कम ट्रेन होती है, बहुत कम समय कोई ट्रेन खड़ी होती है, ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, 2-3 दिन तक ट्रेन चलती रहती है, फिर वो हर थोड़ी देर में ब्रेक लगाना, उसमें लोड भी बहुत सारा है, उसमें वजन भी बहुत है। तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेन चल रही है तो उस कंडीशन में नॉर्मल ब्रेक यूज करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक खराब होंगे, और साथ ही साथ ब्रेक लगेगा उसके ऊपर तो उसमें घर्षण के कारण ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, इसकी वजह से टायर में या उसका जो पहिया है उसमें और भी दूसरे प्रकार के दोष हो सकते हैं, उसका शेप परिवर्तित हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है। तो बहुत तेज चलती हुई ट्रेन को रोकने के लिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या होती है, आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो कि मान लीजिए टायर है ना, टायर तो मुझे पता है ऐसे घूमेगा, लेकिन ज्यादा समझने का मैं इसको खराब बना दिया। अब क्या करते हैं, इसके आसपास यहाँ पे हम दो चुंबक लगाते हैं। अब ये कहते हैं विद्युत चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं। अब ये नॉर्मली ये चुंबक की बात नहीं करेंगे, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्मल गुटके के जैसे आपको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही हम इसमें धारा बढ़ाएंगे, इसमें धारा जाएगी, इसमें धारा जाएगी, नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। तो जैसे हमने ब्रेक लगाते हैं, इसमें धारा जाने लगती है, इसमें धारा जाएगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो ये टायर जो है या ये वो सब मेटल की बने धातु की बने होते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो घूम रहा है ऐसा गोल 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 घूम रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर लगेगा तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो इस टायर में से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होकर बहुत धारा उत्पन्न होगी जो इसे अल्टीमेटली रोक लेगी, इसे अल्टीमेटली रोक लेगी ना। ये वैसे कुछ हुआ कि मैंने आपको बताया कि एक मेटल का पोर्शन अगर हम घुमाएंगे एक चुंबकीय क्षेत्र में से धीरे-धीरे रुक जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। और ये जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग बहुत स्मूथ ब्रेकिंग होती है ना, इसमें झटका लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये ब्रेकिंग देखो नॉर्मली हमारी जो ब्रेकिंग होती है, जो मैकेनिकल या यांत्रिकी है ब्रेकिंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी स्पीड मार जाती है, या जो अब ये सोचो यार हमारी गाड़ी बहुत तुच्छ चीज है, वो ट्रेन बुलेट ट्रेन बहुत तेज चल रही है, उसमें बहुत ज्यादा वजन भी है, और अगर वो फिसल गई तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन भंवर धाराओं के कारण मैग्नेटिक ब्रेकिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितनी तेज ट्रेन चल रही होगी अगर आपने ब्रेक दबाया तो उतना तेज ब्रेक लगेगा, जितनी धीमी होती जाएगी तो ब्रेक अपने आप धीमा होता जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्यों ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र आप नहीं रखेगा, टायर जितना धीमा घूमेगा उतना कम एडिकेट बढ़ेगा, उतनी कम ब्रेकिंग होगी। तो अगर आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते से 10 किलोमीटर स्पीड कम होगी, जितनी धीमे स्पीड होती जाएगी उसके साथ ब्रेक धीमा हो जाएगा अपने आप, है ना। तो उसमें ब्रेक चिपकेगा भी नहीं टायर से, और उसके अलावा और कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो इसे हम मैग्नेटिक ब्रेकिंग कहते हैं इस पूरे सिद्धांत को। इसी प्रकार से है ना विद्युत चुंबकीय अवमंदन, है ना, यह भी कुछ धारा मापियों की कोण स्थिर होती है। अच्छा ये एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, एक्सप्लेन कर देता हूं, तो उसके साथ सारी बातें समझ सकते हैं। मैं सारे पॉइंट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप इसको रीड कर लेना ना। अब ये क्या विद्युत चुंबकीय अवमंदन क्या होते हैं, ये हम और भी कहीं जैसे जरूरी ब्रेकिंग में यूज करना हो, इसके अलावा भी हम और भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ धारा मापी में, धारा मापने अमीटर कैलोमीटर वोल्टमीटर में, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर वहां पर एक स्प्रिंग लगाई जाती है जिसकी वजह से वह अपनी स्थिति पर वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम इसका उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि मैंने एकदम से धारा भाई अगर मैं स्प्रिंग नहीं लगाई, मेरे को स्प्रिंग नहीं लगाई, स्प्रिंग बार टूट जाती है, तो मेरे को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, एकदम फिक्स करना है, इसको मुझे निकालना पड़े, जिंदगी भर सदा बाहर चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें भंवर धारा का यूज करते हैं कि जैसे ही इसमें धारा जाने लगी तो क्या होगा, वो उसकी जो सुई है वो एकदम बहुत तेजी से लगी तरफ भागी, तो वो सुई बहुत तेजी से इस तरफ ना भागे, एक एक्जैक्ट रीडिंग बताए, तो क्या जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ज्यादा यहाँ पे एडी करंट बनेगा, एडी करंट की वजह से उतनी धीमे 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 उसकी सुई आगे बढ़ती जाएगी। तो एक स्टडी रीडिंग या एक समान रूप से उसमें अमीटर कैलोमीटर की सुई है उसे घुमाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बस आपको नाम पता होना चाहिए क्या क्या किस में हो रहा है। इसी प्रकार से ये प्रेरण भट्टी या इंडक्शन की प्रेरण मतलब इंडक्शन ना, तो अभी जब हमने ये पीछे एक एनिमेशन देखा था, तो एक तरीके से प्रेरण भट्टी ही है, हम इंडक्शन की मदद से या भंवर धाराओं की मदद से हम किसी भी चीज को गर्म कर सकते हैं या पिघला सकते हैं। तो यह एक्चुअल में जीता का एग्जांपल है प्रेरण भट्टी का। ये सब वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के लिए भी काम आ सकती है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि प्रत्यावर्तन धारा अल्टरनेटिंग करंट का यूज करना पड़ेगा। डीसी करंट या विशिष्ट धारा जाएगी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा नहीं, धारा नहीं बदलेगी, क्षेत्र में फ्लक्स नहीं बदलेगा, उसमें वो भट्टी के रूप में काम नहीं ली जा सकती है। इसी प्रकार से है ना यह गर्म कर सकते हैं या पिघला सकते हैं। तो यह एक्चुअल में जीता का एग्जांपल है प्रेरण भट्टी का। ये सब वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के लिए भी काम आ सकती है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि प्रत्यावर्तन धारा अल्टरनेटिंग करंट का यूज करना पड़ेगा। डीसी करंट या विशिष्ट धारा जाएगी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा नहीं, धारा नहीं बदलेगी, क्षेत्र में फ्लक्स नहीं बदलेगा, उसमें वो भट्टी के रूप में काम नहीं ली जा सकती है। इसी प्रकार से है ना यह विद्युत शक्ति मीटर, अगर आपको पता हो तो आजकल जो मीटर है वो डिजिटल मीटर लगे हुए होते हैं ना। अगर आपको याद नहीं तो आपके घर में जरूर पूछना, है ना, आपके पापा से, मम्मी से, बड़े भैया से कि पहले के जमाने में मीटर कैसे लगे हुए होते हैं, है ना। तो या फिर आप शायद बहुत बहुत छोटे होंगे तो हो सकता है आपको याद हो कि पहले के जमाने में जो मीटर लगा होता था, मीटर में क्या होता था, यहाँ पर इसके ऊपर ऐसी रीडिंग सी आती थी और इसके एक पट्टी घूमती रहती थी, एक पट्टी घूमती रहती थी, है ना। बाहर से देखने पर वो केवल इतना ही दिखाई देता था, ऐसी पट्टी दिखाई देती, चमकीली सी पट्टी दिखाई देती थी। वो जो मीटर था वो एक्चुअली में एडी करंट पे काम करता था। वो एडी करंट का इस्तेमाल करके हमारे घर में यह एडी करंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर रीडिंग चेंज होती थी। नहीं, लाइट वाला मीटर नहीं बोल रहा हूं, लाइट वाला मीटर मुझे पता है तुम लोग नए युग के बच्चे हो, तुमने लाइट वाला मीटर, वो लाइट जिसमें एक मतलब लाइट ऑब्वियस बात उसमें भी होती है, लेकिन आजकल का मीटर होता है उसमें 4-5 लाइट होती है, उसमें 3 लाइट, उसमें 2-3 लाइट होती है, हरी लाइट, लाल लाइट, हरी लाइट बताने के लिए घर में बिजली आ रही है, और एक बीच की एक लाइट होती है फेजेस बताने के लिए एक लाइट होती थी जो लुप्त करती रहती है, और वो ये नीचे वाली कॉइल घूमती रहती थी, है ना। इसमें ये सब क्यों बताया कि इससे ना बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। मतलब मुझे याद है क्योंकि तब मैं शायद 3rd या 4th क्लास में था, तब की बात है, ठीक है। तो हमारे बगल में एक अंकल थे, उन्होंने मतलब वो मार्केट में इसका बहुत बेहतरीन तरीका है बिजली चोरी करने का ना। क्या होता है इसके अंदर जो कॉइल है ये घूमती है और ये मेटल की बनी होती है, भौड़ार मेटल की बनी, और अगर कॉइल घूमना रुक जाए तो बिजली का मतलब रीडिंग नहीं बढ़ेगी, रीडिंग नहीं बढ़ेगी तो बिजली का बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके घर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आ गया था ना, यहाँ पे चुंबक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो इतना बहुत भारी था और बहुत स्ट्रॉन्ग था।
तो वो क्या करते थे कि शाम जैसे हुई, तब दिन में करेंगे तो कोई पकड़ा जाए ना, दिक्कत हो जाए। और शाम को ही ठंड के गर्मी के दिनों में ज्यादातर कूलर, पंखे, लाइटें ये चलती, कूलर का बिल बहुत होता था, कूलर का, पंखे का बिल। तो क्या करते थे, जैसे ही शाम होने लगती थी तो ये इसके ऊपर चुंबक चिपकाया और सुबह निकाल देते थे, मतलब रात भर बिजली फ्री, फिर दिन का बिल आ जाता था। तो सामने वाले कंपनी को, बिजली वाले विभाग वालों को डाउट भी ना हो, हाँ भैया इनके बिल आ रहा है, ऐसा नहीं कोई 24 घंटे आगे तो पता बिल नहीं आता, तो डाउट है, कुछ ना कुछ तब चल रहा है। ठीक है, तो यह जो कॉइल है इसको रोक देते हैं चुंबक घूमने से। वही वाली बात है कि विद्युत शक्ति मीटर, विद्युत शक्ति मीटर या हमारे घर में जो नॉर्मल मीटर लगे होते थे पहले, मैं धातु की चमकदार डिस्क, मतलब ये जो डिस्क थी, चमकदार डिस्क हुआ करती है, यह नीचे घूमती थी के कारण, मतलब डिस्क भवर धाराओं के कारण घूर्णन करती है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर हमारे घर में विद्युत धारा आ रही है, तो एक्चुअली यह इसके लिंक जितनी ज्यादा धारा आएगी उतना फ्लक्स परिवर्तित होता है, गोल घूमेगी, जितना ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा मीटर में रीडिंग आती थी। दिखा दो यार, ये मतलब मुझे नहीं लगता इंटरनेट पे अभी होगा, तो बहुत पुराना मीटर होता था यार ये। चलो एक बार ढूंढते हैं। ओहो, इस टॉपिक में तो बहुत सारा मामला हो गया और समय भी खराब हो गया हमारा। समय खराब नहीं, फिर भी हमें को टॉपिक पढ़ना है अभी। चलो मैं एक बार सर्च करने की कोशिश करता हूँ। नहीं आ रहा, तो लेट्स सी। हाँ ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये तो नए जमाने के मीटर है, ये रहा ऐसा कुछ मीटर आता था, ऐसा कुछ मीटर आता था, देखो जिसमें ऐसी नीचे पट्टी बनी हुई थी। हम लोग क्या ऐसे करते थे, बहुत ही बढ़िया। तुम लोगों के चक्कर में ही तो फिर सारे मीटर बदलने पड़ गए। अब जो मीटर आते तो डिजिटल मीटर है, अब जो मीटर आते हैं उनमें ये पट्टी नहीं होती ना, अब वो नॉर्मल ऐसे वाले मीटर, तो उसमें तो सेमीकंडक्टर वगैरह लगाकर उसमें सटीक मापन आता है, उसका कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये जो पुराने मीटर दिख रहा है आपको, जो पुराने दिख रहा है उनमें ये होता था, ये वाला मीटर, ठीक है, बाकी सब इंडिया के बाहर दिख रहे हैं मेरे को। और मीटर के अंदर ऐसा कुछ होता था, देखो मीटर के अंदर अगर आप देखो तो ऐसी चक्की लगी हुई होती थी, देखो ये एग्जैक्ट यही है, ये मीटर। तो अंदर से देखो इसमें ऐसी चक्की लगी थी, यहाँ पे नंबर होता था, तो ये जितनी ज्यादा धारा आती थी उतना ज्यादा घूमता था, उसके हिसाब से रीडिंग आती थी। और आजकल तो ये वाला मीटर आने लगे हैं ना, ये वाला मीटर, ऐसा वाला मीटर, इसमें कोई चक्की नहीं है, ये नॉर्मल नंबर, इसमें 4 लाइट। और रहा था मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें करेगी बिजली चोरी को रोकने के ना, कि कुछ कुछ जगहों पर जैसे सबसे पहले तो जो तार थे वो सारे तारों को मोटा काले कलर के, काले इंसुलेटेड प्लास्टिक वायर से बदल दिया गया। कहीं पर वो नॉर्मल वाले तार नहीं लटकते, मतलब मैंने जितनी जगह पर रहा हूं अपनी देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, सबसे जो डायरेक्ट लाइन जाती थी उस पर तार दे मारते थे, उसमें से तार जो है वो सीधे सीधे अपने घर में सारे कनेक्शन कर लेते थे। या इसके अलावा ये भी क्या करते थे, जो मीटर था उसके ऊपर बहुत बड़ा सा प्लास्टिक के केस में बंद करने लगे थे उसको बिजली विभाग वाले, है ना, कि लगाओ चुंबक, इतना मोटा प्लास्टिक था, ऊपर प्लास्टिक का डब्बा लगा देंगे, अंदर तुम कुछ छेड़खानी कर ना पाओ। या इसके अलावा भी कुछ कुछ जगहों पर मैंने ये भी देखा है, गुड़गांव में ये बात मैंने आकर देखी कि इन्होंने घर पे मीटर लगानी बंद कर दिया। गुड़गांव वाले अलग ही लोग, इनको बड़ा सा डब्बा बना के डब्बा भी तोड़ दिया लोगों ने, है ना। तो गुड़गांव में नहीं चीज है, गुड़गांव में जो मतलब नॉर्मल घरों के जो कॉलोनी होती है वहां पे खंबा होता है, पोल होता है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा जाती है, तो ऐसा 5-6 घरों के मीटर एक साथ एक खंबे पर लगा दिए, इधर के 5-6 घरों के मीटर एक साथ एक खंबे पर लगा दिए, खंबे पर मीटर लगा दिया सीधे, तो अब वो मीटर घर के बाहर कर दिया। चलो हाँ भाई, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी, ये बिजली विभाग के कार्यक्रम। अब हम आगे बढ़ते हमारे दूसरे कार्यक्रमों की तरफ। आओ, तो इसमें सवाल कैसे आता है, नीट 2019 में सवाल आया था, नीट 2019 में सवाल आया था। आओ, तो इसमें सवाल कैसे आता है, नीट 2019 में सवाल आया था, नीट 2019 में सवाल आया था। हम बिल नहीं देते, माफ हो जाता, बहुत ही बढ़िया। कहां माफ हो रहा है जगह बताओ भाई, हम भी वहीं रहना चाहेंगे। ये सब लिखना है, आपकी इच्छा पर लिखना, लिखो नहीं लिखना तो मत लिखो, इसमें से पढ़ लेना, एग्जांपल है बस। क्या बोला है, नीचे दी गई युक्तियों में से किसमें से बहुत धारा प्रभाव का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रेरण भट्टी में होता है, चुंबकीय ब्रेकिंग होता है, विद्युत चुंबकीय में और विद्युत हीटर में। तो विद्युत हीटर में भी होता है, विद्युत चुंबक में नहीं होता। तीसरा सही जवाब होगा है। ये डी कौन बता रहा था, डी कौन बता रहा था भाई, इसने लिखा है नहीं किया जा सकता। विद्युत हीटर भी मैंने बताया हीटिंग के लिए उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं, प्रेरण भट्टी में यूज होता है। ये भट्टी और विद्युत हीटर एक ही चीज होगी ना, ठीक है। बाकी विद्युत चुंबक बनाने में भवर धाराओं का कोई रोल नहीं है ना। अच्छा एमपी में कहां माफ हो रहा है, हमारे घर बिजली का बिल आता है यार। तुमको चुनाव के चक्कर में ज्यादा बातें कर दी, लग रहा है होशंगाबाद में बिजली का बिल माफ हो गया। चलो बढ़िया है, हमारे तो नहीं हुआ है। चल आगे बढ़ते, लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रांसफार्मर। ये भी आसान टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, डीपी भी बोलते हैं इसे कई जगहों पर, डीपी घर के बाहर लगी हुई डीपी, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ट्रांसफार्मर। हाँ भाई देखा, चिंता ना करो, तुम्हारे घर के बाहर का फोटो है। हाँ भाई किसी गली का फोटो है, किसी गली के बाहर लगा हुआ है। कल ट्रांसफार्मर पढ़ाना मंडे से ना चैप्टर, बहुत ही बढ़िया। ग्वालियर में माफ हो गया, ठीक है। एमपी में मेरे घर में माफ हो गया बिजली का बिल, तुम्हारे घर में कैसे माफ हो गया? आज ही फोन लगा के पूछना पड़ेगा घर पर। आपने आज वोट नहीं दिया, मैं ये तुम्हारे चक्कर में यहाँ आया, वोट देने तो जाना था, मेरा नाम भी आया था वोट लिस्ट में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक दिन और अगर नहीं गया तुम्हारे फिर एक दिन की और क्लास छूट जाएगी, हमारे मौज हो जाएगी अच्छे से। हाँ भाई किसके घर के बाहर का मीटर ये डीपी बना हुआ है? हमारे 50 रुपया था, कितनी भी लाइट जलाओ, तुम लोगों के चक्कर में ही है ना, तुम लोगों के चक्कर में देश उन्नति नहीं कर पा रहा है, तुमको बिजली का बिल नहीं भरना है। चल अब बस भैया बहुत हो गया, यहाँ ध्यान दे लो। ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ये भी ट्रांसफार्मर है। एक्चुअली इसमें भी एडी करंट वगैरह यूज बनते हैं, इसमें बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। वो सब हम एक एक करके देखेंगे। अभी ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, क्या चक्कर है इसका, पहले वो समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं। विद्युत हीटर ही आंसर होगा। नहीं बेटा, विद्युत हीटर मतलब एक ऐसा हीटर जो विद्युत का या धारा का उपयोग करके हीटिंग कर दे, तो विद्युत हीटर है। या हो सकता है मैं बच्चा कलमा उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो तो। चल तो अब यहां पर क्या होता है ना, यह एक्चुअल में एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर करता क्या है, जिसका नाम समझना हमको, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है ना, बदल देता है, बदलाव जाता है ट्रांसफार्मर। तो बदलाव किसमें लेकर आता है, ये ट्रांसफार्मर जो है किसमें बदलाव लेकर आता है एक्चुअल में, क्या होता है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है।
ये एक्चुअली कहानी को और थोड़ा सा ये एक्चुअली बात ही होती है, यहाँ टॉपिक एसी में इसलिए पढ़ा जाता है कि ये कहानी शुरू होती है प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है। लेकिन उसका यूज या जो प्रिंसिपल है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही काम करता है। क्या होता है कि जब भी धारा उत्पन्न की जाती है, जब भी धारा उत्पन्न की जाती है, या मतलब मान लो अल्टरनेटिंग करंट या जो एसी या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुई, तो उसे जब हमें लंबी दूरियों पर ले जाना पड़ता है, लंबी दूरी पर ले जाना होता है। जैसे आपने देखा होगा खेत वगैरह में, शहर के बाहर, है ना, पावर ग्रिड वगैरह होती है, और पावर ग्रिड के भी और दूर जैसे रावण जैसे बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं, जैसे रावण जैसे उसके हाथ होते हैं, सिर होता है उसका, और उसमें ऐसे बहुत ऊंचाई पर बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत लंबे लंबे तार उसमें निकलते हैं, बहुत लंबे लंबे तार उसमें निकलते हैं। तो वह एक्चुअल में क्या चक्कर होता है, वो एक्चुअल में क्या करता है, इतनी दूर जो तार है वो क्या चक्कर है, तो वह हमारे लिए क्या है, वह खेत में लगता है, वह एक्चुअल में बहुत दूर से जहां पर बिजली बन रही, कोई पावर प्लांट होगा, तो वहां से हमारे शहर तक बिजली आ रही है। अब क्या होता है कि बिजली को बहुत या एसी को प्रत्यावर्ती धारा एक्चुअल में ऐसा समझिए, आज अगला चैप्टर थोड़ा शुरू ही हो गया एक तरीके से, अगला चैप्टर शुरू ही हो गया एक तरीके से, क्या कि अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज किया जाता है ना, एक और छोटी सी कहानी सुना देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये अगले चैप्टर की पहली क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हुई, तो अभी ही सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो क्या हुआ था कि इस दुनिया में जब करंट बना, मतलब पता चला कि भैया करंट नाम बहुत भयंकर चीज होती है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, तो तब तो पहला मोटिव था बल्ब जलाना, बल्ब जला दिया, बहुत बड़ी बात है, मतलब सूर्य के बिना भी रोशनी आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पंखे वगैरह बहुत सारी चीजें बनेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी बल्ब, है ना। तो क्या होता है कि जो करंट है वो ऑलरेडी इंसान को पता चल गया, कैसे केमिस्ट्री से, उसमें जो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल वगैरह केमिकल रिएक्शन करके पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पे करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है, उसमें बल्ब नामक चीज जलाई जा सकती है, ठीक है। अब इसमें ये जो धारा उत्पन्न हो गई, तो ये जो धारा थी वो थी डीसी या दिष्ट धारा, जो आज तक हम पढ़ते आए थे, इसके बारे में पढ़ा कुछ। तो जो दिष्ट धारा है वह ऑलरेडी दुनिया में बन चुकी थी, ठीक है। तो थॉमस एडिसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब वगैरह का आविष्कार किया, वो मतलब वो बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, उसकी खुद की कंपनी थी, हाँ समझ रहे हो। उस जमाने जब इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने पता करना शुरू किया था, उस टाइम उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी थी। मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि अभी समझो कि आने वाली टेक्नोलॉजी जो है, आने वाली टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं कि आने वाली टेक्नोलॉजी है वो ईवी का बेस है, या ऐसा बोलते हैं बैटरी वाली गाड़ियां चलेगी, या सर ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर की गाड़ियां चलेगी। तो उस आदमी की कंपनी थी जो बिना ड्राइवर की गाड़ी बना देती है। आज तुम सोचो बिना ड्राइवर गाड़ी कैसे चलेगी, और वो आदमी कंपनी बिना ड्राइवर की गाड़ी बनाती, तो वो बहुत अमीर भी था और उसके पास बहुत पावर वगैरह भी थी, ठीक है। तो उसने ही ये डीसी करंट का मामला लेकर आया था, उसने कहा कि दिष्ट धारा एकदम बढ़िया धारा है, हमको दिष्ट धारा से ही काम करना होगा। और वो एक्चुअली वो ऐसा समझता कि अभी जिस पे हम टिके हुए या जो हमारा भविष्य है वो निर्धारित हो रहा था उस समय तक, ठीक है। मतलब अभी तुम कितनी मेहनत करो, तुम कितना पढ़ रहे हो, तुमने दिवाली के 6 दिनों में क्या किया, उससे आने वाली तुम्हारी नीट की एग्जाम होगी, उससे तुम्हारा आने वाला भविष्य निर्धारित होगा, वो केवल तुम्हारा भविष्य। अब ऐसा पूरी दुनिया का भविष्य वो निर्धारित कर रहा था कि दुनिया में जो धारा जाएगी, कौन सी धारा बनेगी, कौन सी धारा बड़े स्तर पर बनाई जाएगी और लोगों तक कौन सी धारा पहुंचाई जाएगी, ठीक है। तो दिष्ट धारा चुनी गई थी क्योंकि थॉमस एडिसन ने दिष्ट धारा का सपोर्ट किया था, और उसकी कंपनी उसने दिष्ट धारा बनाने की मशीन ऑलरेडी चालू कर दी थी कि भैया लोगों को दिष्ट धारा ही पहुंचाई जाएगी हर घर तक, या डीसी करंट ही बेस्ट करंट होता है। लेकिन उसके साथ में एक और आदमी था जो था निकोलस टेस्ला, है ना। तो टेस्ला जी जो थे, हाँ वो वही जिनके नाम पर हमने चुंबकीय क्षेत्र में मात्रा बोला था, टेस्ला। तो एक्चुअल में उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडिसन को ऐसा लगता था कि भैया एसी धारा उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है ना, उसको लगता है कि अल्टरनेटिंग करंट बनाना या एसी धारा उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है, इस दुनिया में एसी करंट ना तो बनाया जा सकता है, और बनाया भी लिया तो ये बहुत खतरनाक करंट है, इससे लोगों की जान जा सकती है, और ये लोगों के घर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उसको सिंपल सी बात लगती है कि डीसी करंट में बढ़िया सी चीज है। उसको क्या पता कि भैया आने वाले समय में बहुत बड़ी मशीनें भी इस पे चलाई जाएगी करंट पर, उसको क्या लगता है भैया बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के उसको लगा था कि भैया लोगों के घरों में हम बैटरियां पहुंचा देंगे, लोगों के घर में तब ऐसी बैटरी नहीं होता, तो एसिड बैटरी टाइप होती है जो आपने गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल वगैरह पढ़े, बोले भैया हम लोगों के घर में ऐसी सिस्टम पहुंचा देंगे, पूरा बल्ब जलेगा लोगों के घर में। इतनी सोची उसकी बात, क्या कुछ नहीं सोचता था। तो जो निकोलस टेस्ला थे उन्होंने एक्चुअली एसी जनरेटर बनाया, मतलब डिजाइन दी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि निकोलस टेस्ला जो थे वो उनका दिमाग, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल माइंड इस दुनिया में उनके बाद या उनके आसपास युगों तक किसी का नहीं रहा था। तो ऐसा भी माना जाता है कि निकोलस टेस्ला के पास मतलब फंड की कमी वगैरह हो गई थी, और निकोलस टेस्ला आखिरी के जो दिनों में जो आखिरी प्रोजेक्ट पे काम करते थे, उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले, वो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते जो करंट या जो बिजली है वो वाईफाई की तरह काम कर जाती। वाईफाई में करते एक राउटर लगा दिया, सारे फोन कनेक्ट कर लो, सबके मोबाइल में इंटरनेट चलेगा। तो वैसे ही वो कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि एक शहर में या एक जगह पर एक टावर खड़ा होगा, उस टावर से करंट निकलेगा और सबके घरों में बिजली चलेगी, फ्री बिजली मिल जाती सबको, पूर्ण रूप से फ्री बिजली हो जाती, फ्री बिजली हो जाती है ना, या जितना भी उसको लाख गुना कम देना होता, ठीक है। तो अब ये जो है वो डीसी और एसी का काम चलता रहा, डीसी मतलब दिष्ट धारा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। फिर आगे चलकर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए कि भैया एडिसन लगा हुआ था बताने के लिए दिष्ट धारा बेहतर है, टेस्ला जी लगे थे चौराहे आगे एक्सपेरिमेंट करके बताते थे कि देखो भाई एक चूहे को उन्होंने करंट दिया तो जैसे दिष्ट धारा दी तो चूहा मर गया, अल्टरनेटिंग करंट दिया तो चूहा बच गया, थोड़ा सा मतलब उसके पास बचने की उम्मीद आ गई। तो ये सारी कुछ बातें बताई और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए। अल्टीमेटली इसमें एक और सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जो दिष्ट धारा में अगर मान लो तार जोड़ दिया आपने और तार ज्यादा लंबा हो गया तो उसमें प्रतिरोध है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विभवांतर उत्पन्न होने लग जाता है, या उसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई, आप यहाँ से मैंने सोचा कि 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर की तार बिछा दूं, तो वहां तक 10 वोल्ट मिलना बहुत मुश्किल है, आपको वहां पे कम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा एसी करंट में आप क्या कर सकते हैं, एसी करंट में किलोमीटरों दूर तक बहुत तुच्छ, मतलब क्या समझो कि 2-4 अगर हजारों वोल्ट का विभवांतर दे रहे तो उसमें 2-4 वोल्ट विभवांतर गिरेगा और आप किलोमीटरों दूर तक एसी करंट ले जा सकते हो, ठीक है। ये सब निकोलस टेस्ला ने सोचा था। तो अब होता क्या है कि जब हमें अगर हमें करंट को बहुत दूर तक ले जाना होता है तो उसमें उसका पोटेंशियल बढ़ा देते हैं या उसका विभवांतर बढ़ा देते हैं, मतलब आप ये ऐसा होता है ना, हाई टेंशन लाइन बोला जाता है, जो टावर खड़े होते हैं ट्रस बोलते हैं। तो ट्रस जिनको जो खेतों में देखते हैं उसके ऊपर मोटे-मोटे तार लगे होते हैं, उनमें हजारों वोल्टेज का विभवांतर होता है ना, आपने या हजारों वोल्टेज तक उसमें विभव होता है। आपने देखा होगा, इन लोगों से ये बात सुनी जरूर होगी कि जहां टावर या जहां पर ये जो नॉर्मल केबल वायर है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है खेतों के बीच में से, वहां पर मोबाइल का नेटवर्क तक वीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कुछ मूवीज वगैरह भी है जिनमें हॉलीवुड की मूवीज वगैरह में बात बताई गई है, और आप खुद भी करके देख सकते हो कि अगर आप एक ऐसे टावर के नीचे जो ट्रस है उसके नीचे जाकर जो रावण जैसा स्ट्रक्चर उसके नीचे जाकर आप खड़े हो जाओगे तो आपके मोबाइल का टावर जो है या तो हट जाएगा, बहुत कम सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर से बहुत हाई वोल्टेज पर धारा प्रवाहित हो रही है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से आपके जो मोबाइल का जो वो भी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी विद्युत चुंबकीय तरंग बनने की वजह से इंटरफेस कर जाती है, वहां पर नीचे नेटवर्क बहुत वीक हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो हाई टेंशन लाइन होती है, इसमें वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो विभव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो शक्ति की हानि होती है वो बहुत कम हो जाती है। हमें पता है कि सर फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R, हमें पता है फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है ना। मतलब कि यहाँ पर जितना ज्यादा विभव बढ़ा दोगे आप, ठीक है, तो अच्छा दो फॉर्मूला पहले बता दो, P बराबर I स्क्वायर और उसके बाद में हमें पता है V बराबर होता है R, ठीक है। तो अब और ये P बराबर V स्क्वायर बटा R, फॉर्मूला पहले बता दो, P बराबर I स्क्वायर और उसके बाद में हमें पता है V बराबर होता है R, ठीक है। तो अब और ये P बराबर V स्क्वायर बटा R भी हमें पता होता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो हमारा ये जो तार है वो तार का प्रतिरोध तो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, धारा बहुत कम हो जाती है, और धारा कम होगी तो धारा कम होने की वजह से पावर भी बहुत कम हो जाती है, अच्छा सर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज जो कांस्टेंट रहेगा, आगे चलो वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है, हमें एक्चुअली धारा प्रोवाइड करवानी होती है तारों में से, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ विभवांतर दिया धारा भी जा रही है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जितना धारा जाएगी उतनी ज्यादा पावर में लॉस देख रहे हैं, लॉस की कितनी हानि हुई है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की, जितना ज्यादा विभवांतर उतनी ज्यादा धारा कम हो जाएगी, V बराबर I R होता है हमें पता है। तो V बराबर I R, तो यहाँ पर अगर हमने वोल्टेज मान लो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो वोल्टेज बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे या मैं यहाँ से प्रतिरोध तो नहीं है मेरे पास, तो क्या होता है कि वोल्टेज जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ना, तो उस वजह से क्या होता है सर, उस वजह से वहां पर हानि, जो शक्ति में हानि है वो बहुत कम होने लग जाती है। तो इस वजह से बहुत दूर तक हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विभव बना देते हैं, जिसकी वजह से धारा अब पहुंच गया विभवांतर आपके घर पर आ गया। लेकिन अभी होता है 33,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, तो अब हमारे घरों में 50,000 वोल्ट की अगर विभवांतर तो घर उजाड़ा, लेकिन हमारे घर में कितना आना चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए सर 220 वोल्ट, कितना आना चाहिए 220 वोल्ट। तो सर ये पहली बात तो किसने 33,000 वोल्ट पहुंचाया, और ये 33,000 वोल्ट से 220 वोल्ट तक कौन ला कर दे देगा, जो बीच की कहानी मैं प्रत्येक धारा को पढ़ाऊंगा तो सुनाऊंगा फिर। तो अब ये 33,000 वोल्ट से 220 वोल्ट तक कैसे आया, और 33,000 वोल्ट भी खुद कैसे आया, तो यह सारी कहानी जो है ट्रांसफार्मर की मदद से की जाती है, ट्रांसफार्मर की मदद से की जाती है। बस ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जिसकी वजह से हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जिसमें वोल्टेज कम किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर बहुत सारी जगह लगाए जाते हैं। पहले तो एक शहर में बिजली आती है, शहर के बाद पावर ग्रिड लगी होती है। हाँ भाई नाम सुना है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पावर ग्रिड होती है। हो सकता है कि आप में से किन्हीं लोगों का घर जो है पावर ग्रिड कॉलोनी के आसपास हो, पावर ग्रिड चौराया, ऐसे बहुत सारे शहरों में होते हैं पावर ग्रिड चौराया, पावर ग्रिड कॉलोनी, है ना। तो पावर ग्रिड के पास कुछ ना कुछ खाने पीने की दुकानें, हाँ, ये पावर ग्रिड पावर हाउस भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, बिल्कुल सही बात, पावर हाउस भी बोलते हैं ना। सर यहाँ पर हमारे शहर का पावर हाउस है, तो पावर हाउस अगर आपने देखा तो वहां पर बहुत सारे पता नहीं अजीब स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, बहुत सारे तार उसके हाँ बिजली घर, उसके पास से निकलो कभी भी निकलो 24 घंटे में करके आवाज आती रहती है, वो आवाज आती रहती है। वो एक्चुअली वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए जो ये 33,000 वोल्ट जो आया है उसको कम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं एकदम पूरा 220 कर दिया, उसको वो कम करके कुछ 1000 वोल्ट तक करते हैं। फिर 1000 वोल्ट के बाद में आपकी हर एक कॉलोनी के बाहर एक और बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उसे 400 वोल्ट के करीब करता है, और उसके बाद में हर गली के बाहर भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 400 वोल्ट को 220 वोल्ट तक लेकर आ जाता है। तो 4-5 ट्रांसफार्मर से गुजरते वोल्टेज 220 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम है कि विद्युत विभव को बढ़ाना और घटाना, यही मेन काम है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का यह एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण पे। तो ये मैं बताऊंगा आपको, पर आधारित है तथा इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसमें अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे कम या ज्यादा कर देती है उसके ऊपर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या इसमें शक्ति वोल्टेज को कम ज्यादा कर देती है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रही है ये एक ब्लॉक डायग्राम, एक्चुअली कुछ ऐसा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये एक कोर होता है, उसके ऊपर यहाँ पे कॉइल लगती होती है, कुछ यहाँ लगती भी होती है, ठीक है। कॉइल की संख्या कितनी होगी वही सारा खेल है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मान लो कुछ धारा, ये धारा इसके अंदर से गुजर रही है। अभी कौन सी धारा, एसी स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा, समय के साथ तुरंत बदल रही है ना, ये धारा कैसी है, ये धारा ऐसी बदल रही है। तो अगर ये धारा बदल रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा होगा, तो इसके जस्ट साथ में हम एक और कॉइल लगा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है एक्चुअली में, हम ये दूसरे कॉइल में डायरेक्ट करंट नहीं भेज रहे, यहाँ पर उत्पन्न करवाई जाती है विद्युत धारा। यहाँ पर जो करंट आएगा, ये करंट की वजह से इसके अंदर यह समय के साथ बदलेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलेगा, तो इससे जुड़ा फ्लक्स भी समय के साथ बदलेगा। तो इसका अगर फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है तो मैं बोलूंगा इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, या विद्युत धारा, या मैं बोल सकता हूं कि इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। ये कौन सा प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण है। इसको देखते हुए इसमें प्रेरण हुआ, तो ये कैसा प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। कैसा प्रेरण कहलाएगा, ये अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। तो इस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अब फिर फेरों की संख्या एक में ज्यादा क्यों है, एक्चुअल में क्या होगा, देखो हमें पता है, इतनी सी बात तो हमें पता है कि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण में ई, अगर मैं इसको हटा रहा था, इसमें हम इसमें अलग नाम देते हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी, और बोलते हैं सेकेंडरी। पी मतलब प्राइमरी और एस मतलब सेकेंडरी या द्वितीयक कुंडली। प्राइमरी जिसमें धारा आ रही है और सेकेंडरी जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं ई, इसका ई बोल दिया, ईपी बोल दिया मैंने, और इसमें ई एस बोल दिया कि कितना आया विद्युत चुंबकीय प्रेरण बदल गया, ऐसा बोल सकते हैं, कितना विभवांतर आया, विद्युत बल कितना आया, कितना प्रेरित हुआ, तो उसे ई एस बोल दिया, ठीक है। अब इनमें कैसे संबंध आएगा, इसमें कैसे संबंध आएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ऑलमोस्ट ऐसा मैं मान लूं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कि सर यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो पूरा इसे मिल जाए, पूरा इसे मिल जाए। हो सकता है कम भी मिल जाए, हो सकता है कम मिल रहा हो कि यहाँ पर कम मिलेगा तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कितना कम हुआ क्वेश्चन आपको बताएगा। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं, क्या कि जितना फ्लक्स इसमें था उतना फ्लक्स इसके पास पहुंच गया, जितना फ्लक्स पहले वाले में था उतना फ्लक्स दूसरे वाले में पहुंच गया। तो मुझे पता है सर फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स अगर मैं पूरा चाहूं तो आपको डेरिवेशन करा दूं, या फिर मैं आपको शॉर्ट में ऐसा बता सकता हूं कि हमें पता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है ना, हमें तो ई बराबर डी फाई बटा डी, ई बराबर डी फाई बटा डी। अब देखो इसका अगर फ्लक्स पाए और इसमें फेरों की संख्या n है, तो मैं लिखूंगा ई बराबर एन डी फाई बटा डी। वैसे नेगेटिव साइन लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाना तो भावनाओं में बना सकते हो, बह सकते हो, तो ये लिख सकते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर ई के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें जितना फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा, जितना इसमें धारा समय के साथ परिवर्तित होगी, उतना चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जो परिवर्तन की दर वही परिवर्तन की दर एक साथ लगेगा। मतलब पूरा फ्लक्स इससे गुजर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों में लिखूं डी फाई बटा डी दोनों के समान है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि सर इसका होगा ईपी बराबर एन एनपी डी फाई बटा डी, और इसमें ईएस जो होगा एनएस डी फाई बटा डी, प्राइमरी सेकेंडरी कर दिया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं सर
कि ईपी बटे में ईएस जो होगा, प्राइमरी बटे में सेकेंडरी जो होगा वो होगा एनपी बटे में एनएस। कॉमन सेंस की बात है सर कि जिसमें जितने ज्यादा फेरे होंगे उसका विद्युत भाग बल उतना ज्यादा, जितने ज्यादा फेरे उतना ज्यादा विद्युत भाग बल। आप चारों डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे कि ई जो होगा सर वो समानुपाती होगा एन के, ई जो होगा वो समानुपाती होगा एन के, जितना ज्यादा नंबर, जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ज्यादा ई होगा, उतना ज्यादा विद्युत भाग बल प्रेरित होगा। तो मैं चाहता हूं इसमें ईएस की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ईएस ईएस हो जाएगा सर एनएस बटे में एनपी इनटू ईपी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ही सारा खेल, यहां पर सारा खेल। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ रही? क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ रही? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यहाँ सर ये यहाँ पर फेरे होंगे, यहाँ पर कुछ फेरे होंगे, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का होगा, तो यहाँ पर विद्युत भाग बल ई है, यहाँ पर ईएस बोल दिया, प्राइमरी सेकेंडरी कर लिया 1 2 यहाँ पर फेरे होंगे, यहाँ पर कुछ फेरे होंगे, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का होगा, तो यहाँ पर विद्युत भाग बल ई है, यहाँ पर ईएस बोल दिया, प्राइमरी सेकेंडरी कर लिया 1 2 कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब ये डीसी पर काम नहीं कर सकता, डीसी पर काम नहीं कर सकता। क्यों सर डीसी पर काम क्यों नहीं करेगा? डीसी पर काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्चुअल में है ना, एक्चुअल में डीसी पर काम इसलिए नहीं करेगा, डीसी पर काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि डीसी अगर धारा है, धारा नियत रहेगी समय साथ, नियत धारा है समय साथ, उसका चुंबकीय क्षेत्र भी समय साथ नियत रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, धारा में परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, डी 0 हो जाएगा, वही ई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई प्रेरण होगा ही नहीं। तो यह डीसी धारा में काम नहीं कर सकता, केवल केवल एसी धारा में काम कर सकता है, यह केवल और केवल एसी धारा में काम कर सकता है ना। ये ट्रांसफार्मर के बहुत सारे एग्जांपल है, आपके घर में जो चार्जर है आपका वो भी ट्रांसफार्मर ही है, ट्रांसफार्मर ही है ना। अगर आपने चार्जर को ध्यान से कभी देखा हो, चार्जर को ध्यान से कभी देखा हो, तो चार्जर के ऊपर रीडिंग, आप कोई भी चार्जर उठा लो अपने घर का, कोई भी मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, किसी भी चीज का चार्जर उठाओ और चार्जर के ऊपर पढ़ो, उसमें लिखा हुआ रहता है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि चार्जर में इनपुट कितना आउटपुट कितना, वो भी एक तरीके से ट्रांसफार्मर ही है। लो भैया इंटरनेट ही बंद हो गया क्या यहाँ पर? कोई भी चार्जर उठा लो उसके ऊपर लिखा होता है इनपुट 220 वोल्ट और आउटपुट कितना वोल्ट देगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट है ना। तो वो भी एक्चुअल में क्या, वो भी एक तरीके का छोटा ट्रांसफार्मर ही है, वो भी एक तरीके का छोटा ट्रांसफार्मर ही है। चलिए खुलता है तब तक हम, भाई साहब इसने तो बहुत ही खतरनाक चीजें खोल दी है हमें। लेकिन उसमें ये मतलब जो ट्रांसफार्मर हम पढ़े वो नहीं लगा होता है, उसके अंदर तो मतलब वो छोटा सर्किट होता है, तो उसके अंदर नॉर्मली आगे जब हम डायोड वगैरह पढ़ेंगे उसका खेल होता है उसके अंदर सारा का सारा। यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मोबाइल चार्जर एडाप्टर। चलो भाई तो बहुत ही धीरे नेट चल रहा है, तो उसके अंदर हमारे घर के जो ट्रांसफार्मर है उसमें होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये निवेशी और निर्गत मतलब इनपुट और आउटपुट हो गया, इस इनपुट बोल सकते हैं और ये हमारा आउटपुट विद्युत भाग बल होगा। ठीक है, तब निवेशी में मुझे पता चला कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी है ना। हाँ इनपुट में 240 दिया, बिल्कुल 220 तक एक्चुअल में हमारे यहाँ एक्चुअल में 220 आ जाए, 220 230 240 तक आ सकता है। हाँ ये देखो ये वीवो वाले भैया ने अपना चार्जर दिखाया भेजा है, आप लोग कमेंट में देख सकते हो बैच 2 में। इनपुट जो दिया हुआ है वो ये ऐसा लिखा हुआ था, इनपुट में 100 से 240, 100 से 240 से कम होगा तो भी काम चलेगा। ठीक है, जैसे अब अमेरिका में 110 वोल्ट आता है, ठीक है, तो उसके लिए वहां पर वो लिखा हुआ है कि 200 कम होगा, इनपुट में 100 से 240 होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन आउटपुट में कितना देगा वो फिक्स नहीं रहती है वैल्यू कि आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा, कितना एम्पीयर पर आएगा। यूजुअली 5 वोल्ट का आउटपुट होता है, 5 वोल्ट का आउटपुट होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ देखो ये मोबाइल का चार्जर खुल चुका है और इसके अंदर अभी तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ये चार्जर के ऊपर जो भी लिखा हुआ है ना उसमें यही चीज लिखी रहती है। ये पता नहीं नेट को क्या हो गया, नेट काफी धीरे चल रहा है यहाँ पर, अभी होता नहीं यूजुअली। तो एडाप्टर पे इनपुट आउटपुट लिखा हुआ जरूर होता है, हर एडाप्टर पे लिखा होता है, हर एडाप्टर पे लिखा होता है चार्जर पे है ना, और आउटपुट में कितना वोल्ट दे रहा है वो भी लिखा होता है। तो यहाँ पर यह हमें समझ में आया कि जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ज्यादा ई हो जाएगा। तो अब हम ट्रांसफार्मर को कैसे यूज कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं दो तरीके से ना, दो तरीके से। क्या होता है कि इसके अंदर एक अपचाई ट्रांसफर होता है, उच्चाई ट्रांसफर होता है। उच्चाई मतलब जो विभव बढ़ा दे, स्टेप अप बोलते हैं, और होता है स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। मतलब 50 रुपए वाला भी चार्जर होगा उसमें भी लिखा होगा, 50 रुपए वाले चार्जर में लिखा होगा, उसका डब्बे पे लिखा होगा, चार्जर पे लिखा होगा, उन्हें पैसे बचाने के लिए छापा नहीं होगा, लेकिन डब्बे पे जरूर लिखना होता है वो। तो अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर, तो उच्चाई ये बढ़ा रहा है स्टेप अप बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जो कम कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब ये क्या कर सकता है, ये विभव को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा कैसे घटाएगा? एकदम आसान सा फंडा, बिल्कुल आसान सा फंडा। क्या आसान सा फंडा? कि अगर मैंने यहाँ पर इनपुट में फेरों की संख्या ज्यादा करी, आउटपुट में कम कर दी तो वोल्टेज गिरा देगा, और अगर इनपुट में कम है आउटपुट में ज्यादा ये वोल्टेज बढ़ा देगा। ये उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर होता है बस। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ के अंदर छोटी-छोटी बातें होती है, जैसे इसमें कोड होता है, प्राथमिक कोड होती है, द्वितीयक कोड होती है। तो कोड क्या होता है? कोड ये यहाँ पर ये जो सतह दिख रही है कोड होता है, और इसके अंदर यहाँ पर कुंडली होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें होती है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है इसमें हानि क्या-क्या हो सकती है, या इसको बचाने के लिए, या इसमें जो अलग-अलग प्रकार की हानि हो रही है, धारा की हानि हो रही है, इसके अंदर यहाँ पर कुंडली होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें होती है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है इसमें हानि क्या-क्या हो सकती है, या इसको बचाने के लिए, या इसमें जो अलग-अलग प्रकार की हानि हो रही है, धारा की हानि हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, उसको बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं, सब किन्हीं-किन्हीं बोर्ड में पूछते हैं, नीट में तो नहीं पूछते, वो सब मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन इसका मेन फार्मूला है और जो मेन फोकस वाली बात है वो हमें करना होगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट क्या होता है? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कैसे होता है? अगर मान के चलो इनपुट में एकदम ज्यादा धारा आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स बहुत तेजी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत ज्यादा फ्लक्स बदल गया तो उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर। हाँ आउटपुट में 1 वोल्ट। चल तो अब यह हमारे पास मेन फार्मूला बन चुका है कि यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखो यार कि जितने फेरों जो जिसका ई लिखोगे उसके सामने से फेरों की संख्या आनी चाहिए, जिसका ई लिखोगे उसके सामने से फेरों की संख्या आनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान के चलो मेरे पास जैसे इसमें हमें बोला गया कि यहाँ पर क्या होगा सर, ये अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, इसमें उच्च विभव उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सर प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इसमें से इनपुट में या हम बोल सकते हैं प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होगी, आउटपुट में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मूला यही काम करेगा दोनों में, दोनों फॉर्मूला यही काम करेगा। एनएस ज्यादा होगा एनपी से वैल्यू बढ़िया जाएगी, एनएस कम हो गया एनपी से वैल्यू छोटी हो जाएगी, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे ऐसा पूछ सकते हैं धारा क्या होगी, धारा है ना, धारा। अच्छा सर आप अभी क्यों बोल रहे थे कि धारा अगर मैं वी बढ़ाऊंगा, अभी मैं बताऊं ना वी बढ़ाऊंगा तो धारा कम हो जाएगी है ना, ये ऐसा कहां कौन से फॉर्मूले से बनता है? एक्चुअली ये फॉर्मूला है वो पावर वाले फॉर्मूले से बनेगा, शक्ति वाले फॉर्मूले से। शक्ति होती है वी इंटू आई,
शक्ति होती है V इंटू आई होती है शक्ति। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, देखो मेन मुद्दा जो है सारा वोल्टेज वोल्टेज ये सब किसका मुद्दा है, ये सब ऊर्जा और शक्ति का मुद्दा है। शक्ति में हानि या ऊर्जा में हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हम नियत शक्ति चाहते हैं, जितनी शक्ति नहीं होती शक्ति के पास भी जाए, या समान शक्ति चाहते हैं, शक्ति में हानि होती है थोड़ी बहुत, है ना, उसमें हानि होगी, वो क्वेश्चन में देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा माने कि सर यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पावर बराबर भी है, और अभी जो मैं बता रहा था कि पावर नियत रहेगी, तो अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा कम हो जाएगी, है ना, इस वाले फॉर्मूले के तहत मैं बात कर रहा था। अब अगर हमने यहाँ पर P इनपुट और P आउटपुट को बराबर कर दिया, मतलब मैंने ऐसा माना कि निवेशी और निर्गत शक्ति जो है ट्रांसफार्मर की वो बराबर है। आइडियल कंडीशन में नहीं होती है, आइडियल कंडीशन में 5%, 10%, 2%, 3%, 4% का लॉस होता ही। लेकिन अगर मैं मानूं दोनों बराबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर कि अच्छा इनपुट मतलब प्राइमरी, ये मेरे पास प्राइमरी हो गया और मेरे पास सेकेंडरी हो गया, तो प्राइमरी के लिए मैं लिखूंगा और ये बराबर हो जाएगा सेकेंडरी के लिए E इंटू आई के बराबर होना चाहिए, E इंटू आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, देखो इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, EP बटे में ES बराबर होगा IS बटे में IP। क्या मैंने सही लिखा, है ना। मैं बेसिकली बस ये सिखाना चाहता हूं मैं इससे कि E इंटू आई या V इंटू आई का प्रोडक्ट नियत होगा, तो जिसमें वोल्टेज ज्यादा उसमें धारा कम होगी। मतलब कि जब हमारे घर में मान के चलिए हमारे पास ये ऐसा ट्रांसफार्मर लगा, हमारे घर के बाहर क्या लगा होगा, हमारे घर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, अपसाइड ट्रांसफार्मर लगा होगा, तो उसका वोल्टेज ज्यादा है, उसमें धारा कम है। लेकिन जैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें, तो जैसे इसका वोल्टेज घटेगा तो इसमें धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखा है कि E इंटू आई का प्रोडक्ट नियत होगा या E वेक्टर समानुपाती आई के, जिसमें विद्युत वाहक बल ज्यादा उसमें धारा कम। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, टॉपिक एक्चुअली पुराने जो कंसेप्ट हमारे उससे लिंक है, और एक बस बेसिक सा फॉर्मूला इसमें क्या कि अगर मैं इन सबको मिला दूं तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं जिससे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यही फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है क्या कि EP बटे में मतलब 1 2 भी कर सकते हो आप, कई जगह E1 बटा E2 भी लिखा होता है, अब 1 2 भी कर सकते हो या प्राइमरी सेकेंडरी लिख सकते हो, बराबर होगा फेरों की संख्या के, समानुपाती होगा फेरों की संख्या के और वेक्टर समानुपाती होगा धारा के। बस यही फॉर्मूला है जिससे आपके सारे सवाल ट्रांसफार्मर के बन जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन अगर पावर लॉस हो गया तो क्या होगा, पावर लॉस हो गया तो क्या होगा, पावर लॉस हमने बोला इनपुट आउटपुट बराबर है, कुछ कंडीशन में यही बात है, ये वाली बात होगी, तभी हमने 11 फॉर्मूला भी बना लिया। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे, देखो पावर लॉस बराबर हो मतलब पावर लॉस हो या ना हो, इनपुट आउटपुट बराबर हो या ना हो, ये तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि फ्लक्स तो हमने बराबर माना ही, हमने कोई को कोई के अंदर घुसा रखा है, जितना फ्लक्स पहले से उतना फ्लक्स दूसरे से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पावर इनपुट आउटपुट बराबर नहीं है, पावर इनपुट नॉट इक्वल टू पावर आउटपुट हो गया, तो उस कंडीशन में हमको क्वेश्चन में दक्षता दी जाएगी, क्या दी जाएगी, एफिशिएंसी या दक्षता दी जाएगी, वो होता है P आउटपुट बटे में P इनपुट इनटू 100, या मैं लिख सकता हूं आउटपुट में क्या, आउटपुट में ES बटे में EP IP इनटू 100। ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा आउटपुट में इनपुट, आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से, या बराबर हो सकता है, आइडियल कंडीशन बराबर होगा या फिर कम होगा, या वैसी बातें जैसे ये वाला फॉर्मूला में ऑलरेडी पढ़ा, दक्षता वगैरह हमने पावर एनर्जी पढ़ा या कार्य शक्ति पढ़ा, तो उसमें बता सकते आउटपुट बटे में इनपुट दक्षता होगी कि आप कितना पढ़ रहे हो और आपका आउटपुट कितना आया है। ठीक है, जैसे अगर अभी हम देखें तो दक्षता हमारी 100% होगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बना जाएगा, इसका अनुपात बना जाएगा। जैसे सर हम जब दिवाली से वापस आए सर तो कुछ लोगों की दक्षता सर 0 हो गई है, थोड़ी है, और कुछ होंगे सूरवीर योद्धा जिनकी दक्षता जितनी थी उतनी ही बनी रही, असली चीते। लेकिन अगर आपकी दक्षता कम हो गई है ना, जैसे मेरे को पता चला सर दिवाली के कारण मेरी दक्षता घट चुकी है सर मैं को 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं जितना पढ़ रहा था उतना नहीं पढ़ रहा हूं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने दिवाली पहले बताया था 90% जनता के साथ ही होता है। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको अभी भी दिवाली की याद आ रही है, जिनकी जीभ लपटा रही है कि अभी भी घर में गुलाब जामुन बचे हुए हैं, मैं खा लूं उन्हें, या जिनको अभी लग रहा है कि सर पढ़ते पढ़ते फिर से दिवाली वाली कुछ चीजें याद आ गई, या सर मेरे को अभी भी फटाके फोड़ना है, और ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है आपको भी, ठीक है, तो बस इतनी सी बात बता रहा हूं, दक्षता बढ़ाने का एक गजब टेक्निक बता रहा हूं, पढ़ने बैठो और उठो मत, पढ़ने बैठो और उठो मत, है ना। अगर आप में अगर छुट्टियों के समय आपने थोड़ी ढील दी होगी, तो अभी क्या हो रहा होगा, पिछले 2 दिनों से आप जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त आपका मन बहका होगा, या आपको लग रहा होगा मैं तो बहुत कम पढ़ रहा हूं, इतनी देर से पढ़ रहा हूं, कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं पहले कितना अच्छा पढ़ता था, दिवाली में मैंने बर्बाद कर दिया, फ्लोट हो गया, कोई बात नहीं, उसको 2 दिन छोड़ो, अभी आपके हाथ में उसे अपनाओ, है ना। क्या करना होगा आपको अभी का जो समय उसमें 100% रूप से बहुत बढ़िया रूप से पढ़ना होगा। तो कैसे पढ़ना होगा, आप पढ़ो यार, आप बस बैठे हो, कसम खा लो 3 घंटे में उठूंगा यहां से। अब भले ही उसमें आपकी दक्षता 50% आ जाए, जितना पढ़ते थे दिवाली के पहले उसका 50% नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अभी बार-बार उठोगे, क्या मेरा पढ़ने में मन नहीं कर रहा, मतलब गुलाब जामुन खाने जा रहा, मेरे घर में कोई आ गया, तुमसे जा रहा, देखो भी कौन आया, अरे सर चाचा जी आ गए दिवाली के लिए, है ना, दिवाली का चाचा दिन बाद मेहमान आ जा रहे, 5 दिन मेहमान आ जा रहे सर, है ना, सर मेरे बारे में बात चलती है, बाहर देख के क्या सर क्या बोल रहे हैं लोग। अगर तुम बार-बार उठे पढ़ते तो दक्षता और घटनी है, वहां से बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी कैसे, पढ़ते वक्त बैठे भले मत पढ़ो, भले कॉपी पढ़ने पड़ जाएगा, सोचते रहो, लेकिन कितना सोचेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, कभी ना कभी फिर से मन लग जाएगा पढ़ने में, है ना। तो मन को खींच कर वापस लेकर आ जाओ, दिवाली खत्म हो चुकी है, अब इस पार उस पार की लड़ाई है, अब जंग का मैदान खुल चुका है फिर से, अब मुश्किल से आपके पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, आखिरी 2 दिन में गिनेंगे रिवीजन के, तो अब असली खेल शुरू हो चुका है कि बहुत सारे देखा मैं तुम्हें बता दूं, जो बच्चे ड्रॉपर है उनके लिए स्पेशली, जो बच्चे ड्रॉपर है स्पेशली उन लोगों के कि जो 12वीं वाले बच्चे हैं ना, वो अब यहां से भटकना शुरू कर देंगे, जिस दिवाली आती है उनके दिमाग में प्रैक्टिकल प्री बोर्ड बोर्ड इन सब का टेंशन आने लगता है, सब नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी फरवरी तक हो जाएगी, तो बोर्ड, हाँ जो बोर्ड 12वीं वाले बोर्ड पढ़ना शुरू करना है। लेकिन जो ड्रॉपर है उनके पास बहुत बढ़िया मौका होता है कि अब जितना जोर लगा रहे तो उससे ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दो, जितना पढ़ो उससे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, यही आपको अब भीड़ से लग बना देगा बस। चल हाँ, तो ये सारी बातें ट्रांसफार्मर में होती है। अब सवाल कैसे आते हैं ट्रांसफार्मर पे, एकदम आसान से सवाल, क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं। हमारे पास एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब बोला है कि एक उच्च एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सवाल वाले बोलिए अप होगा, है ना। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हो, पेन रख के क्वेश्चन कर सकते हो, एकदम आसान तरीके से। उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, बड़ा आएगा। अच्छा, 1:2 है, एक ये कौन सा सेल है मेरे को नहीं पता भी नहीं करना। विद्युत वाहक बल इसका 1.5 वोल्ट है, केमिस्ट्री वाले भैया की भाषा को सीखी हुई है, प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। तो अगर आप चाहो तो मजबूरी करो, लेकिन मेरे को पता है 1:2 डबल होना है। बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ भाई आंसर क्या आएगा, क्या आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, तुरंत, वेरी फास्ट। बिल्कुल सही बात। अगर आप चाहो तो करो पूरी मजबूरी, E S E P N S N P, सर मुझे प्राइमरी का दिया हुआ है 1.5 वोल्ट,
सेकेंडरी का मुझे निकालना है, और सेकेंडरी यहाँ पर अनुपात जो है वो 2, अच्छा यहाँ पर मैंने सेकेंडरी बटा प्राइमरी दूसरी बटे में प्राथमिक किया, उसने अनुपात एक अनुपात जो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर दे दिया, काम करो ऐसा रख लो, ईपी बटे में ईएस बराबर होगा एनएस एनपी बटे में एनएस, ठीक है, ये अनुपात 1/2 दिया हुआ है, और ये ई प्राइमरी 1.5 दिया हुआ है, ई सेकेंडरी आपको निकालना है, तो ये दुगना हो जाएगा। या आप कॉमन सेंस से खेलो ना यार, आप चीते हो, आप एसपी सर के चीते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पेन हटाना है, और आपको इतना सोचना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/2 है सर, बिल्कुल सही बात सर, हमें पता है ई समानुपाती होता है एन के, तो अगर डबल हो गई यहाँ पे फेरों की संख्या डबल हो गई तो यहाँ पर वोल्टेज डबल होना चाहिए, 2 वोल्ट हो गया, जैसे डेढ़ रखी होंगे। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल, अच्छा थोड़ा सा बड़ा सवाल, उससे छोटे छोटे सवाल करवा दो, किस्म सवाल आया था, चलो ठीक है, ये वाला सवाल करनी पड़ेगा हमें, चलो यही कर लेते हैं ना, ये बड़ा सवाल ही कर लेते हैं, पापा सवाल करो, इसके 4-5 पार्ट से ये सारे बनाने की कोशिश करो। अच्छा एक मिनट जाओ भाई, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, इस सवाल का आंसर तो 0 है सर, इस सवाल का आंसर तो 0 है, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यहाँ पर ये एक सेल लिखा हुआ है, एक सेल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा होती, एसी करंट होता, एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा होती, तो यहाँ आंसर जो हमने करा वो सही होता, लेकिन वहां पे ध्यान से देखो एक शब्द लिखा है सेल, सेल मतलब जो होता है वो होता है डीसी, तो आंसर जो है इसका वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल के लिए काम नहीं करता, सेल के लिए काम नहीं करता, अगर हमारे पास नॉर्मल एसी करंट होता तो उसके लिए हम बोलते 3 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन सेल के लिए तो आंसर 0 होगा, सेल के लिए तो आंसर 0 होगा, खा गए धोखा। अगला सवाल, हाँ इसे नंबर 1 बोल देते, इसे नंबर 2 बोल देते, पापा सवाल इसमें बहुत सारे सवाल, हाँ बताओ क्या आंसर, क्वेश्चन पढ़ो, हाँ सवाल पढ़ो, सवाल बोला किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं और अनुपात जो है वो भी 100 है, अनुपात भी 100 दिया हुआ है, अच्छा निवेशी वोल्टता और शक्ति 220, क्वेश्चन पढ़ो, हाँ सवाल पढ़ो, सवाल बोला किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं और अनुपात जो है वो भी 100 है, अनुपात भी 100 दिया हुआ है, अच्छा निवेशी वोल्टता और शक्ति 220 और 1100 वॉट है, गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, बताओ क्या होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, एकदम आसान सवाल, सवाल होमवर्क में दिया जाए, क्या ये सवाल होमवर्क में दिया जाए, क्या ये सवाल कर पाओगे, इधर इसमें सब कुछ पूछा है, फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, सब कुछ जो मैंने फॉर्मूला सारे फॉर्मूले यहाँ पर उन्हीं का यूज है, ठीक है, इसमें एक सवाल मैं अगली क्लास में जरूर करवाना चाहूंगा, जिसमें आपको दक्षता, यह सवाल करवाना चाहूंगा, अच्छा यह सवाल क्या बनेगा, आपको एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है जिसमें मेरे पास 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती धारा है, 11 वोल्ट और 44 वॉट लैंप पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होगी कैलकुलेट करना है, सभी होमवर्क दे दो, बहुत ही बढ़िया, क्या होगा यहाँ पे अपचाई मतलब चाहिए गिराएगा, अच्छा तो बोला है कि ये 220 वोल्ट को, इसमें हमें फेरों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहली बात क्या बोला इसमें बोला कि 220 वोल्ट है और इससे क्या हो रहा है, इससे 11 वोल्ट पर ये गिर रहा है, और बोला 44 वॉट का लैंप कार्य, अब शक्ति हानि नगण्य मानी, शक्ति इनपुट और आउटपुट बराबर है, तो क्या हो गया सर, हमें पता है ई इंटू आई, या प्राइमरी के लिए या इनपुट के लिए ई इंटू आई आउटपुट के बराबर होना चाहिए, इनपुट में आपसे क्या पूछा, प्रारंभिक परिपथ में धारा पूछी है और 220 वोल्ट है, इसकी धारा पूछी आपसे, और ये 11 वोल्ट हो गया है और इसमें धारा, ओहो सर सेकेंडरी की धारा नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं सेकेंडरी की धारा, कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर, इससे पहले धारा निकाल लेते हैं, तो आउटपुट में क्या है हमारे पास, आउटपुट की पावर दी गई है, अच्छा काम करो, काहे निकालो, मैं सब कुछ मेहनत करूँ, काहे मेहनत करो, आउटपुट की पावर दी मुझे 44, बस ये आंसर कैसे कर लो, अरे दूसरी धारा क्यों निकालो, पहले धारा पूछी, मैंने बोला ये तो शक्ति यहाँ हुई, शक्ति वहां नहीं होता, किसका सवाल आपकी नजर के सामने, आपको बोला कि जितनी शक्ति यहाँ होती है दूसरे में धारा में या ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि नहीं मानी, जितनी शक्ति पहले वाले में दूसरे वाले में होगी, अच्छा अब पहले वाले में 220 वोल्ट आ रहा है और दूसरे वाले में 11 वोल्ट, लेकिन दूसरे वाले के बारे में पूछा ही उसमें प्रारंभिक परिपथ में धारा बताइए, तो बस यहाँ धारा निकाल दी हमने, धारा 44 बटे में 200114441 कितना आया, 0.2 एम्पीयर आ रहा है, हाँ क्या 0.2 एम्पीयर आया, क्या 0.2 एम्पीयर आया, अच्छा एक और सवाल, आखिरी सवाल, इसी प्रकार एक निर्रोध 14 का सवाल, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप लोग कर लेना, बस मैं आपको एक बार एक्चुअली बात की दक्षता परसेंटेज वाला सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूं ना, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है, आपसे ऐसे बन जाएगा, इसमें फेरों की संख्या के बारे में दिया 2000 चक्कर, अच्छा एक और सवाल, आखिरी सवाल, इसी प्रकार एक निर्रोध 14, क्या 0.2 एम्पीयर आया, क्या 0.2 एम्पीयर आया, अच्छा एक और सवाल, आखिरी सवाल, इसी प्रकार एक निर्रोध 14 का सवाल, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप लोग कर लेना, बस मैं आपको एक बार एक्चुअली बात की दक्षता परसेंटेज वाला सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूं ना, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है, आपसे ऐसे बन जाएगा, इसमें फेरों की संख्या के बारे में दिया 2000 चक्कर, तो ये सब आपसे आसानी से बन जाएंगे, तो ये कल की क्लास में भाई मैं डिस्कस भी करूंगा इन 2017 सवाल है ना, तो कल की क्लास में मैं ये वाला सवाल डिस्कस भी करूंगा, ये क्या ठीक है, ये भी बता करना, तो ये सब आसान फॉर्मूले पे आधारित सवाल है, एक सवाल जो है पहले वो मैं करवाना चाहता हूं आपसे, जो है दक्षता पे आधारित, तो दक्षता पर आधारित कैसे है सवाल, क्या करना होगा, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग 220 वोल्ट और 220 से 11 वोल्ट घटाने में किया जाता है, अच्छा प्रारंभिक 5 एम्पीयर धारा और द्वितीयक में 90 एम्पीयर धारा है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बताइए, तो बस हमें बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करना है, आउटपुट बटे में इनपुट इनटू 100, मतलब हमें बाहर कितना दे रहा है, द्वितीयक में धारा आ रही है 90 एम्पीयर और द्वितीयक में वोल्टता जो है वो 11 वोल्ट है, बटे में पहले वाले में धारा है 220 और उस 220 वोल्ट और धारा है 5 एम्पीयर, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आई बात समझ में, क्या किया मैंने, मेरे को यहाँ पर आउटपुट इनपुट दिया, देखो ये क्या है, मेरे पास यह इनपुट में गया, ये आउटपुट बन गया, ये बाहर मिला मुझे, और यह धारा आउट हो रही है, ये धारा इन हो रही है, तो बस आउटपुट इनपुट करना है, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करें, ये सर 0 ने 0 को उड़ा दिया, ये यहाँ पर 2 आ गया, तो अगर 9 बटे में 5 इंटू 2 करोगे 10 आ गया, इंटू 100 भी करना पड़ेगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 90% दक्षता हुई, 90% दक्षता हुई, क्लियर है कहानी,
बोर्ड के लिए, हाँ दीपिका भैया चिंता ना करो, है ना, आपका अगर जिनका भी बोर्ड एग्जाम से, ठीक है, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिसंबर तक मैं ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा हो गया है ना, मतलब ऐसा समझो कि दिसंबर के मिड तो नहीं आ पाएगा, शायद एंड के करीब तक पहुंच जाएंगे हम, तो तब तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है, 12th का, क्लास 12th का, ठीक है, 11th का हमारा बचा हुआ करेंगे हम। तो जो चैप्टर क्लास 12 के हो चुके हैं वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, उनको बोर्ड लेवल का भी कर लीजिए, आप लोग एक बार जो भी डेरिवेशन वगैरह थे वो बोर्ड लेवल के कर लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर उसमें बोर्ड और इनको बहुत खासा अंतर नहीं रहने वाला है। हाँ किरण प्रकाश में रहने वाला है, बाकी बोर्ड की तैयारी वो आप लोग धीमे धीमे तरीके से शुरू कर सकते हैं, जिनका बोर्ड है क्लास 12 इस बार, ठीक है, तो आप लोग धीमे तरीके से क्लास 12 के लिए पढ़ना शुरू कर दो, आप साथ साथ बोर्ड के लिए जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बायो है ना, और इंग्लिश और हिंदी अगर आपका तो वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए धीमे धीमे, मतलब रोज का 1-1.5 घंटा उसमें देना शुरू कर दो आप। चलिए, तो आज की क्लास में जितने होमवर्क के क्वेश्चन थे प्लीज सभी को ट्राई करना है ना, टेस्ट बेटा आपका संडे होगा, अगले संडे को उसमें 2 चैप्टर पूरे आएंगे, मतलब कि ये वाला चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों चैप्टर पूरे आएंगे ना, मतलब मंडे वैसे अगले सैटरडे के पहले भी वाला चैप्टर छोटा 4-5 क्लास में हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों चैप्टर छोटे-छोटे होते हैं, तो कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, और वाला चैप्टर भी जो है हमारा वो आप मान के चलिए कि हम 4-5 दिन में वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है, तो अगले हफ्ते में ही हमारा किरण प्रकाश की भी शुरू हो जाएगा। चलो जितना बड़ा रिवाइज करना, हाँ होमवर्क आ जाएगा, आज आपको होमवर्क आ जाएगा, जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते कल, ये सारा होमवर्क के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।